ये एक्चुअली जो अभी मैं काम कर रहा हूँ इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कैटालिसिस, ऑर्गेनो कैटालिसिस। इस टॉपिक पे 2021 में नोबेल मिला है। इस फाइजर बड़े कंपनी दे टेक द क्रेडिट एक्चुअली। सो बट ये लोग बहुत साथी रहे। तो फाइजर ये लोग को क्या है, ये लोग दिस आर कॉल्ड फार्मा जायंट्स। ये लोग को पैसा बनाना है सच। और इंडिया में तो कुछ और है, प्रोफेसर होने के लिए कुछ और भी चाहिए होते हैं। और क्या चाहिए होता है? प्रोफेसर्स कितना हेल्प करते हैं पब्लिकेशंस के दौरान? कभी कभी रिसर्च पीएचडी पे बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, रिएक्शंस फेल होंगे तो स्टूडेंट्स के ऊपर मेंटल प्रेशर्स वगैरह आते हैं, तो वो सारे हैंडल करना। फिर बहुत सारे रिएक्शंस फेल होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस फेल होते हैं, रिएक्शन सक्सेस बहुत कम ही होता है। हेलो गाइस, तो आज हमारे साथ है एक XIITian और जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन में पीएचडी कर रहे हैं केमिस्ट्री में, और उनकी पीएचडी भी अभी ख़त्म ही होने वाली है। और आज हमने उनके साथ बहुत सारी बातें की, बहुत सारे सवाल जवाब उनसे किए, उनकी आईआईटी लाइफ के बारे में पूछा, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन और उनके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में पूछा, पीएचडी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, फेलियर्स उनका सामना कैसे करना पड़ता है उसके बारे में भी हमने जिक्र किया, और मेडिसिन्स कैसे बनती हैं, और ये जो बिग कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं लाइक फाइज़र, मॉडर्ना, उनके बारे में भी हमने उनसे बहुत कुछ जाना कि वो कैसे वर्क करती हैं, उनके फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या हैं, कनाडा में केमिस्ट्री की जॉब मार्केट क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने उनसे बात की, और मेरे को बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को भी मिला, और काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मेरे लिए हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। तो आई होप कि ये वाली पॉडकास्ट आपको अच्छी लगे। सी यू ऑन द अदर साइड। आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, इंट्रोडक्शन दें। तो मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल से हूँ। तो मेरा मदर टंग जो मातृभाषा वो हिंदी नहीं है, तो थोड़ा बहुत बंगाली है। तो थोड़ा व्यवस्था भालो भालो तो थोड़ा बहुत उसमें वो भूल चूक हो सकता है, गलतियाँ। तो दैट्स फाइन, कोई बात नहीं तो है। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ऐसे ही करना। मेरे को भी मैं भी पंजाब से हूँ, मेरी मदर टंग पंजाबी है। मैं हिंदी में तो नहीं कभी, बट हिंदी मैंने पढ़ी ज़रूर है, फर्स्ट क्लास से ही पढ़ता आ रहा हूँ मैं। लिखनी भी आती है मुझे, और पंजाबी भी साथ में पढ़ी है मैंने। बट आप ऐसे, मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ, इंग्लिश हिंदी मिक्स। मैं तो पंजाबी भी मिक्स करता हूँ बीच में। आप तो फिर भी अच्छे हैं, बंगाली नहीं मिक्स करोगे राइट। तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो मैंने मेरा जो स्कूलिंग और कॉलेज उधर से की है। मैंने स्कूल मेरे घर के पास में ही उधर से एक हाई स्कूल था, उधर से पढ़ा। उसके बाद में जब स्कूल में था तब ऐसा एक ड्रीम था कि कोलकाता जाके पढ़ूँ। कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। मैं छोटा सिटी से हूँ उधर से। तो कोलकाता में मुझे एडमिशन मिला बैचलर्स में। वो दैट कॉलेज इज़ ऑल्सो गुड। वो रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर। तो रामकृष्ण मिशन मोनास्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वो इस्कॉन है ना, इस्कॉन मोनास्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मतलब मिशन। लाइक वी हैव लाइक बोर्डिंग स्कूल जैसा है। तो उधर जाके रहना पड़ेगा। उधर उन लोगों हॉस्टल वगैरह होता है, हॉस्टल होता है, हॉस्टल लाइफ होती है। कुछ उन लोगों का स्पिरिचुअल भी रहता है। तो वी हैव टू वेक अप। तो सुबह उठ के 5:30 बजे एक प्रेयर हॉल था, उधर जाके प्रेयर करना पड़ता था। अच्छा। और शाम को भी फिर वापस आके प्रेयर करवाते हैं कि मेडिटेशन करवाते हैं? मेडिटेशन करवाते हैं लास्ट में, बट उससे पहले थोड़ा प्रेयर, वो भगवान के गाने वगैरह होते हैं, थोड़ा आरती वगैरह होते हैं, जैसे कि नॉर्मल स्कूल्स में भी करवाते हैं अपनी जो मॉर्निंग असेंबली होती है। तो उसके बाद लास्ट में थोड़ा ऐसे 10-15 मिनट ऐसे मेडिटेशन करते थे। ठीक है। तो थोड़ा अलग है, ऐसे कॉलेज में यूजुअली नहीं होता, स्कूल वगैरह में होता है। तो दैट कॉलेज वाज थोड़ा अलग था। तो उधर से मैंने बैचलर्स किए मेरे केमिस्ट्री में 3 साल। और फिर उसके बाद 3 साल की बैचलर की 3 साल की बैचलर्स है, वो BSc डिग्री है। तो उसके बाद एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जैम करके, जॉइंट एंट्रेंस फॉर मास्टर्स। कौन सा होता है? जैम, JAM, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। ओके। तो उसमें आता है सारे IITs एंड आइजर, जो बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट है। IISc बेंगलोर है, आइजर तो थोड़ा रिसेंट है, IITs बहुत पुराने हैं। तो ये जो बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, तो उनमें मास्टर्स प्रोग्राम्स होते हैं। तो आई रोट दैट एग्ज़ाम जैम। तो उसमें मेरा रैंक आया था। तो आपके रैंक के बेसिस पे आप कोई भी IIT जो IITs आते हो तो चूज़ कर सकते हो। तो उसमें ऐसे आता है लाइक IIT कानपुर, बम्बई, खड़गपुर, ये सारे बड़े बड़े IITs है, मद्रास और गुवाहाटी। ये 5 IITs टॉप 5 है। तो मैंने जो काउंसलिंग में डाले थे उसमें मेरा खड़गपुर और मद्रास आ रहा था। तो उसमें मेरे कुछ दोस्त और मेरे सेम कॉलेज से बहुत सारे दोस्तों को मिला था, कुछ दोस्त ऐसे मद्रास जा रहे थे।
तो हम लोग सब एक साथ मिलके मद्रास गए थे, 4 लोग गए थे मेरे कॉलेज से। अच्छा। और भी बहुत सारे लोग आए थे वेस्ट बंगाल से। तो उधर IIT मद्रास से मैंने मास्टर्स किए। सो दैट वाज 2 साल के मास्टर्स, 2 साल। तो उसका जो फर्स्ट ईयर मास्टर्स था वो इस कोर्स बेस्ड था, उसमें बस अच्छा। क्लासेस वगैरह थे, एग्जाम्स लिखने होते थे और प्रैक्टिकल्स, जैसे लैब में प्रैक्टिकल्स करते थे। सभी का ऐसा होता है कि हाँ, वो ऐसे ग्रुप 50 ऑलमोस्ट 50 पीपल का आई एक मीन कि ग्रुप रहता है। सभी अब मास्टर्स का ऐसे होता है कि सिर्फ डिपेंडेंट है कि केमिस्ट्री का ऐसा है? नहीं नहीं, सभी का ही होता है उधर। सभी का वो भी था। पहला ईयर कोर्स बेस होता है? हाँ, अच्छा। फिजिक्स भी था, मैथमेटिक्स भी था। साइंस का जो कोर 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उन लोगों का भी उधर मास्टर्स था। अच्छा, वो आपके साथ सेम होता है उनका कोर्स बेस? कोर्स अलग अलग होता है, अच्छा। बट उन लोगों का भी वो मास्टर्स प्रोग्राम होता है उधर। बट IIT एक्चुअली मेनली BTech MTech के लिए है, तो बहुत सारे IIT में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं सारे जी, इंजीनियर्स ही है। ये तो है। वो तो वो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। लाइक वो हम एक ही हॉस्टल में रहते थे, मेरे बाजू वाले रूम में एक IIT, लाइक एक्चुअल जो IIT JEE क्रैक करके आए वो या। बंदा बैठा है। लाइक उन लोग से बातचीत होता था, तो वो दोज आर रियली इंटेलिजेंट, लाइक ब्राइटेस्ट माइंड ऑफ द कंट्री, राइट। तो उन लोगों से बातचीत होता आपकी था। तरह? हम तो थोड़े बाद में गए, वो लोग तो ऐसे स्कूल के बाद ही चले गए JEE क्रैक करके। तो वो ब्राइटेस्ट माइंड होने की बात है, चाहे थोड़ी देर बाद हो, देर आए दुरुस्त आए। तो द होल माहौल वाज बहुत अच्छा था, लाइक ऐसे IIT का? IIT का। अच्छा। बट क्लासेस अलग होते थे। BTech MTech उन लोगों का भी साइंस का क्लासेस होता था, बट उन लोगों का क्लासेस अलग था, हमारा मास्टर्स का क्लासेस अलग थे। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा पूरा ऐसे कोर्स बेस्ड था। सेकेंड ईयर में ऐसे सेमिस्टर्स होते हैं, फर्स्ट ईयर में 2 सेमिस्टर्स है, सेकेंड ईयर में भी 2 सेमिस्टर्स है। सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमिस्टर तक कोर्स बेस्ड था, और सेकेंड ईयर का जो लास्ट सेमिस्टर है 6 मंथ्स, उसमें रिसर्च एक किसी लैब में जाके आप इंटर्नशिप। 1.5 ईयर कोर्स बेस्ड और लास्ट के जो 6 मंथ्स हैं रिसर्च बेस्ड था। तो उसमें हमें एक प्रोफेसर को जाके अप्रोच करना पड़ता था कि मैं आपके लैब में काम करना चाहता हूँ, तो उसके अगर वैकेंसी है तो ही विल टेक यू। तो ऐसे बात करके हम लोग कैसे बात करते थे? ऐसे ही ईमेल बेस्ड, क्योंकि वो सारे प्रोफेसर हमारा वो जानते ही क्लासेस थे? जानते थे, क्लासेस लेते थे। कुछ तो ऐसे 1 साल में ही शुरू कर देते थे। जो मास्टर सेकेंड ईयर है, उस फर्स्ट ईयर उसी से जो थर्ड सेमिस्टर है बेसिकली, दैट टाइम दे आल्सो दे स्टार्ट तो डिप कोर्स का। तो कैसे रहता है कि प्रोफेसर आपको 1.5 साल में जान लेता है, उस बेसिस पे ही आपको वो हायर कर लेता है? ऐसा नहीं है, लाइक हम वो केमिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक्स होते हैं ना। केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें आपका organic chemistry मेरा ऑर्गेनिक है। तो यूजुअली मेन लाइक फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और एनालिटिकल करके भी आता है। तो ये सारे सब डिविजन्स है केमिस्ट्री में। तो जब हम कोर्स लेते थे तब ऐसे इंटरेस्ट जगता था ना, लाइक कभी कभी वो ऐसे खुद से आता था, कभी कभी प्रोफेसर्स को देख के, लाइक ये प्रोफेसर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तो सब्जेक्ट में फिर से वो दैट पर्टिकुलर सब उसमें आ जाता था। जैसे एयरफोर्स वालों को देख के मुझे अंदर आ जाता, मेरे अंदर आर्मी वालों को देख के आ जाता जोश की, यार अब तो बनना है, तो बस यही बनना है अब, और ना बस सब छोड़ देना है, मैंने जा रहा हूँ मैं नीचे ना। वही तो, वो कुछ प्रोफेसर होते हैं, दे यूज्ड टू मोटिवेट, तो वो बहुत अच्छा थे, उसका टीचिंग्स देख के ही बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा ऐसे मेरे प्रोफेसर्स की वजह से और मेरे अंदर भी, लाइक मुझे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा लगता था। एक्चुअली वो हम मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करते थे स्कूल में भी, हम मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करने और उसके डिफरेंट शेप्स के साथ इंटरेक्ट करना, और कहाँ पे कौन सा OH लगना है, कहाँ पे H लगना है, स्कूल में थोड़ा बहुत होते थे। अभी उधर जाके वो बहुत एडवांस मास्टर्स में था। मुझे तो नहीं पता होगा। तो मैं एक ऑर्गेनिक का प्रोफेसर था उधर, हिज नेम वाज इंद्रपाल सिंह ऐधन। अच्छा। आई थिंक ही इज आल्सो फ्रॉम पंजाब से? इंद्रपाल सिंह, हाँ। बहुत लाइक बुजुर्ग प्रोफेसर है, लाइक ही वाज देयर फॉर ऑलमोस्ट लाइक बहुत ही सीनियर, मुझे नहीं पता कितने साल से, बट बहुत अच्छे प्रोफेसर, क्लासेस भी बहुत अच्छे थे, अच्छा पढ़ाते थे। वो पुराने ज़माने का प्रोफेसर होते हैं ना, एकदम कोर में जाके लाइक बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाते। तो वो बहुत अच्छा था, मुझे उसका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा था। मतलब उन्होंने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब पर्टिकुलर केमिस्ट्री जो भी उन्होंने पढ़ी है, वो शौकिया तौर पे पढ़ी है, ऐसे नहीं है कि फोर्स्ड है उन पे, तो इसलिए उनको इतनी पसंद थी कि वो काफ़ी ज़्यादा कोर में गए हैं, काफ़ी बेसिक्स उनके क्लियर हैं, और अच्छा पढ़ाते थे, और ऊपर से पंजाबी। वो तो बहुत दिल से बहुत अच्छे इंसान थे। हम लोगों को कभी कभी लाइक मोस्टली हम वीकेंड में 2-3 बार ऐसे शाम को आते थे, आफ्टरनून को, चलो चाय पीने चलते, तो पूरा ग्रुप को लेके एक उधर जो कॉफ़ी शॉप है जो उधर जाके हम बैठ के चाय पीते थे। तो बहुत अच्छा माहौल होता, अच्छा था।
और जेएम एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बताओ, जेएम एग्ज़ाम की पढ़ाई कैसे करी और क्या सिस्टम रहता है उसका पूरा? तो जैम का एक्चुअली मैं जब जो रामकृष्ण मिशन गया था उससे पहले मुझे नहीं पता था जैम का, तो दैट्स ऑल्सो वो माहौल के ऊपर डिपेंड करता। तो मैं उधर जब गया तब मैं फर्स्ट ईयर में था, तब जो थर्ड ईयर का मेरे सीनियर से तब मैं देख रहा था कि वो लोग सारे जैम के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तब मैं एक्चुअली उसके लिए थोड़ा उसके बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू किया, थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर किया कि ऐसे सेकंड ईयर एग्जाम में? फर्स्ट ईयर में हाँ, तो क्यों दिख रहा था वो सीनियर्स वगैरह वो लोग बहुत ऐसे लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हैं एग्जाम के बारे में, चारों तरफ सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। माहौल वैसा था। उससे पहले तो मुझे जेई का ही पता था कि आईआईटी में जाने के लिए तुम्हें जेई होता है, आईआईटी जेई एग्जाम होता है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि आईआईटी में एक्चुअली मास्टर्स भी होता है। मैं सोचा कि आईआईटी इज लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो बैचलर्स की ज़्यादा उसकी बात होती है इंडिया में, ज़्यादा बीटेक के लिए ही है ना, और जेई की हाइप ज़्यादा है। जेई की हाइप ज़्यादा, इतने सारे बड़े लोग हैं, सुंदर पिचाई वगैरह उधर से बैचलर करिए। तो जब गया कि वो माहौल देखा कि सारे लोग जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर पढ़ना शुरू किया उसके बारे में। पर देखा कि लाइक उधर जब ऐसे हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तब वो थर्ड ईयर का जो सीनियर्स थे वो लोग जैम लिख रहे थे, लाइक एग्ज़ाम आया, रिजल्ट आया, तो ऐसे हमारा केमिस्ट्री का ग्रुप बहुत छोटा है क्योंकि वो एक मोनास्ट्री काइंड ऑफ है, तो ऐसे मैक्सिमम 30 सीट्स है उसमें। अच्छा। तो उधर 30 आउट ऑफ 30 ऑलमोस्ट 27-28 पीपल को जैम मिल गया था। दैट एग्जाम इज ऑल्सो वेरी कॉम्पिटिटिव क्योंकि सारे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर, इट्स नॉट कैलकाटा, इट्स ऑल इंडिया, राइट? ऑल इंडिया लेवल का जेएम एग्जाम है, तो सिर्फ 30 सीट ऑल इंडिया लेवल पे। हाँ, तो उसमें कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सो वो सब लोग, हमारे दोस्त भी थे, तो वो लोग सब लोग भी प्रिपेयर कर रहे थे वो एग्ज़ाम के लिए। तो उधर का माहौल अच्छा था, ऐसे दिख रहा था कि 30 आउट ऑफ 30 पीपल ऐसे 29-28 ऐसे लोगों को मिल रहा था, सीनियर्स जो। तो वो ऐसे वो अलग ऐसे मोटिवेशन कि उन लोग से आके बात करें, कैसे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे ये सब चीज़ें, आईएएस बन रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी। वो ऐसे लाइक से ऑलमोस्ट सेलिब्रेशन करते थे उधर। वो थोड़ा स्ट्रिक्ट था कॉलेज क्योंकि वो थोड़ा उन लोगों का रूल्स वगैरह था, बट जिस दिन रिजल्ट आता थे ऐसे सब लोग छोड़ दिया, होली है आज, नाचते थे ऐसे वगैरह। सो वो ऐसे थोड़ा हाइप क्रिएट हो जाता था उधर। क्या क्या पढ़ाई की उसके लिए? तो उसके लिए एक्चुअली जो उसका जो सिलेबस है, जो कैलकाटा जो मेन यूनिवर्सिटीज़ है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी सिलेबस से ही अंदर ही है, बट थोड़ा उसका थोड़ा अलग एक्स्ट्रा एडवांस कोर्सेस है। और उसका एक है कि जब तक बैचलर्स है ना, बैचलर्स भी सेमिस्टर बेस है, हर साल ऐसे 2 सेमिस्टर होते थे। तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड सेमिस्टर, सेकंड ईयर में सेकंड सेमिस्टर, थर्ड सेमिस्टर। तो ये होते होते जब थर्ड ईयर का जब हमारा 5th सेमिस्टर होता था तब जैम एग्ज़ाम आ जाता था। तो तब तक पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होता बैचलर्स का। पर उसमें जो हमारा 6th सेमिस्टर है, जो थर्ड ईयर का लास्ट सेमिस्टर है, उससे भी जो उसमें भी जो कोर्सेज कवर करने हैं उसका भी एग्जाम में आता था। तो हमें एडवांस पढ़ लेना होता था, वो 6 लास्ट ईयर बैचलर्स लास्ट ईयर का लास्ट सेमिस्टर पहले से ही पढ़ना पड़ता था। वो दैट एक्चुअली एक चीज़ जो बाहर के कॉलेजेस का स्टूडेंट नहीं करते, इसीलिए उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं होता। वो लोग ऐसे बस बैचलर्स का जो कोर्स है यूनिवर्सिटी जो दिया है उतना ही पढ़ रहे हैं, उसको ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जैम के लिए तुम्हें पहले एडवांस पढ़ लेना होगा क्योंकि जो लास्ट बैचलर्स खत्म होने तक तुम्हें जितना नॉलेज गेन होगा उससे पहले ही तुम्हें वो नॉलेज ले लेना पड़ेगा क्योंकि वो एग्जाम पहले आ जाता है। जस्ट लाइक कुछ +1 में जेई देते हैं तो उनको +2 का भी पढ़ना पड़ता है पहले ही, खुद ही, अगर उन्हें जेई क्लियर करना है। एग्जैक्टली, तो वो आ जाता है। और एक हमारे टाइम में एक हुआ था जब जिस ईयर हम लिख रहे थे एग्ज़ाम जैम, दैट्स द ईयर वो ऑनलाइन हो गया था, ऑनलाइन बेस्ड हो गया था। और हम लोगों ने पहले कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिए थे, वो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में ऐसे देना पड़ता था। तो सीनियर से बात किए थे बट उतना ज़्यादा वो एग्ज़ाम के बारे में उतना हेल्प नहीं मिला। वो लोग ऐसे कोर्स के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्या बताएं। एग्जैक्टली, जो लास्ट ईयर में जो दिए वो ऐसे पेन पेपर में लिख के दिए थे। तो जो मेरा कॉलेज का प्रिंसिपल है, तो उनसे जाके हम ऐसे हमारा ग्रुप में जाके बात किए उनसे कि ऐसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह है तो ऐसे हमके कोचिंग नहीं लेना है, बस एग्ज़ाम सरफेस देखना है कि इंटरफेस कैसा है, ताकि एकदम अचानक से जाके एग्जाम में बैठ के पता ही नहीं कौन सा बटन क्लिक करना है, क्या करना है, यूआई समझने में टाइम लग जाए, पेपर करना कब है। तो हम प्रिंसिपल से बात किए थे, तो ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन। तो कलकत्ता में तब क्योंकि वो फर्स्ट ईयर जब वो ऑनलाइन हुआ था तब उतना कोचिंग सेंटर्स भी नहीं था, तो बस छोटा 2-3 ऐसे सेंटर्स ग्रो किए थे। और वो लोग भी उतना अच्छा नहीं थे, वो ऐसे कंप्यूटर में एक ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उस पर भी ऐसे कुछ करके चढ़ा दिए थे वो लोग, ऐसे मतलब जस्ट मैनेज कर रहे हैं। उन लोगों को भी नहीं पता था कि क्या ये उनके लिए भी फर्स्ट टाइम है, उन लोगों को भी नहीं पता कि कैसा है इंटरफेस।
तो प्रिंसिपल ने एक अरेंज किया था, तो हम ऐसे आई थिंक 2 या 3 मॉक टेस्ट दिए थे बस। हम लोग पढ़ाई कैसे किए थे नॉर्मली टेक्स्ट बुक्स वगैरह से। नॉर्मल कौन सी टेक्स्ट बुक्स जो केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी का टेक्स्ट बुक होते हैं उसी होते हैं। और एक ऐसे एमसीक्यूज आते हैं। अभी तो ये कि जैम बहुत पॉपुलर हो गया है, बहुत सारे लोग पढ़ने जाते हैं। प्रीवियस ईयर बुक्स लेके बंदा वो करना चाहिए उसे आपके हिसाब से। अभी तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस ईयर सॉल्व ऐसे बुक्स आ गए, बहुत सारे ऑनलाइन में मिलते हैं। तब दैट टाइम उतना नहीं था। ओके। तो हम लोग ऐसे छोटा मोटा जो नॉर्मल केमिस्ट्री के एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट लेवल एग्जाम्स भी होते हैं, तो उसका भी ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह वैसे सॉल्व करते थे। जैम के लिए पर्टिकुलर तो अब उतना बुक्स नहीं था, क्वेश्चन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा नहीं था उतना। तो हम ऐसे नॉर्मली प्रिपेयर किए थे, और वो जो मैं बोला लास्ट सेमिस्टर का पहले पढ़ाई कर लिए थे, वो कवर कर लिए थे टॉपिक। वो एक्चुअली हम लोग को उधर के प्रोफेसर्स भी वो, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स को मिलते थे, तो प्रोफेसर्स भी ऐसे रेडी थे लाइक इन लोगों को पढ़ाना भी है थोड़ा पहले। तो वो लोग भी ऐसे पढ़ा देते थे कुछ एक्स्ट्रा, हम ऐसे जाके पूछ भी लेते थे। तो जो लास्ट 6 सेमेस्टर हो गया था तब तक हम लोग का ऐसा रिजल्ट आ जाता था जैम का, सब लोग को पता चल जाता था कि ये वो IIT जा रहे हैं। तब लास्ट सेमेस्टर ऐसा मस्ती हो जाता था, किसी को उतना टेंशन नहीं रहता। पढ़ तो पहले लिया और ये मिल भी गया है IIT वगैरह, तो लास्ट सेमेस्टर सोने पे सुहागा, खुशी दुगनी है तब। तो वो माहौल बहुत अच्छा था। तो हम तो प्रिंसिपल से बोल के वो मॉक टेस्ट वगैरह अरेंज किए थे। तो उसमें उधर जाके हमें पता चला कि ये एक्चुअली MCQ है, बट MCQ से और भी एक MSQ करके एक है, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन का 2 आंसर भी हो सकता है, 3 आंसर भी हो सकता है। अच्छा, वो जो आजकल भी बड़े वो मेरे ख्याल से ना ट्रेंड में चल रहा है, वो MCQ होते हैं, MCQ टाइप ही हैं, बट उसमें ऑप्शंस ऐसे दे रखे होते हैं कि आप इसका बताइए कि इसका आंसर ABC है या CFG है या सिर्फ D और E है ना। और अभी का जो मेरे ख्याल से आई थिंक प्रीलिमिनरी भी आया UPSC का, वैसे उसमें भी ऐसे ही सवाल, वो तो इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि उसमें लग रहा होता है कि यार ये इसका E भी थोड़ा तो है। एग्जैक्टली है ना। तो वो कैसे किया आपने? वो एक्चुअली वो अलग सेक्शन था, वो हमको नहीं पता था कि लाइक ऐसा हो जाएगा। हम लोगों ने सोचा कि एक MCQ सेक्शन रहेगा कि जिसमें ऐसे 4 ऑप्शंस रहेंगे, एक करेक्ट आंसर है, और लास्ट में जाके कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे जिसमें ऐसे वी हैव टू टाइप इट। तो उधर जाके पता चला कि ऐसे MCQ है और एक MSQ क्वेश्चन है, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन। वो एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं वो भी है, बट उससे थोड़ा अलग भी है। अच्छा। उसमें एक्चुअली 2 लाइक ऑप्शन A भी करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन B भी करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन C भी करेक्ट हो सकता है। अच्छा, तो उसमें मल्टीपल सिलेक्ट करना था उसको। अच्छा। तो वो लाइक अगर आपको लगे कि इस MCQ है तो आप एक ही सिलेक्ट करके चले गए, देन वो नेगेटिव हो जाता था। और वो अच्छा, तो अगर मतलब उसमें अगर उन्होंने 3 सही ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको तीनों ही करेक्ट करने हैं, क्लिक करने हैं, तब जाके वो आपका फुल मार्क्स मिलेगा तभी। अच्छा। वो हमको नहीं पता, तो दैट मॉक टेस्ट वाज गुड एक्चुअली। तो हम ऐसे जाके मॉक टेस्ट दिए, 2-3 मॉक टेस्ट दिए थे, तो वो थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिस हो गया था, कॉन्फिडेंस मिल गया था थोड़ा। तो फिर जाके वो एग्ज़ाम दिए थे ऐसे। तो एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आया, तो मुझे वो मिल रहा था खड़गपुर और मैड्रास ऐसे मिल रहा था, तो मैं मैड्रास गया। मैड्रास स्पेसिफिकली क्यों चूज़ किया? मैड्रास एक तो रीज़न था कि दोस्त और भी जा रहे थे, कुछ ऐसे वहाँ पे ज़्यादा बातचीत थोड़ा सा ऐसे मैड्रास की भी हो रहे थे। वो लोग को थोड़ा मैड्रास मिल रहा था, और मुझे IIT खड़गपुर और मैड्रास का ऐसे काउंसलिंग होता है ना, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, उसमें आ रहा था। तो अगर मैं वेट कर जाता, फर्स्ट काउंसलिंग में मुझे मैड्रास मिल रहा था, अगर मैं वेट करता तो मुझे शायद ऐसे खड़गपुर मिल जाता। खड़गपुर थोड़ा आगे था। पर मैं सोचा कि सारे दोस्त जा रहे हैं, वो मेरे रूममेट्स भी थे। अच्छा, 3 रूममेट्स, हम 4 एक बॉन्डिंग भी है। 3 साल एक साथ इधर क्लास किए, चलो और 2 साल 5 साल हो जाएगा एक साथ। तो एक ये वो था, और थोड़ा सा स्टेट से बाहर जाके भी वो एक करने का था। जैसे मैं बोला, जब स्कूल में था तब मेरा एक शौक था कि मैं कलकत्ता जाके पढ़ूंगा, कलकत्ता, क्योंकि वो बड़ा सिटी है। तो जब कलकत्ता चला गया तब लगा कि थोड़ा वेस्ट बंगाल से बाहर जाते हैं, अगर खड़गपुर जाए तो उधर ही फिर वेस्ट बंगाल भी रह जाएंगे। थोड़ा बाहर जाते हैं, बाहर देखते हैं स्टेट्स, बाहर का स्टेट्स कैसा है। तो चेन्नई गए थे, अच्छा था उधर। खाने वगैरह भी लाइक इट वॉज कम्प्लीटली अलग कल्चर, अलग खाना, अलग लोगों, बात, लैंग्वेज अलग। कैसा रहा एक्सपीरियंस IIT मद्रास का? IIT का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो जैसे बोल रहा था लाइक हम कॉलेज में IIT जो JEE क्रैक करके आए, वो सारे बच्चों के साथ मिलते बातचीत होती है। तो वो लोग का अलग माइंड सेट है। वो लोग लाइक क्या माइंड सेट होता है IIT वालों का, मेरे को जानना है, खास करके जो मास्टर्स में है उधर।
उन लोग का एक ऐसे हमारा परसेप्शन है कि वो लोग सारे रट्टे मार के आए, लाइक सब ऐसे थियोरेटिकल नॉलेज है, बट उन लोग में बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिकल भी एनर्जी बहुत है ऐसे कुछ करने का। हम लोग बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स वगैरह रहते थे, तो हर वक्त उनमें कुछ रोबोटिक्स का कुछ ना कुछ उत्साह है। हाँ, बहुत से उत्साह है, बहुत बहुत क्यूरियस माइंड्स है उन लोग के। बहुत ये एक एक का काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे, इसका कोड नहीं चल रहा है, उसका कोड नहीं चल रहा है। हम लोग को तो उतना नहीं पता था कोड वगैरह, बट हम लोग देखते थे लाइक वो एक रूम में ऐसे 5-6 लोग बैठ के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोडिंग का कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे रोबोट लाए हैं ऐसे उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लाइक अलग उन लोग के अलग एनर्जी रहता था, लाइक डजंट मैटर कौन सा टाइम है, रात दिन, लाइक वो लोग अलग एनर्जी, अलग माहौल है। वैसे रात को भी 3-4 बजे चाय पीने जा रहे हैं सब झुंड में, इधर ये बातचीत कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। फिर वो मुझे तो ये जानना है चाय वाला कौन खोला उस टाइम पे कि रेगुलर है सबका ही, मतलब रेगुलर है कि चाय वाला 3 बजे भी खोलेंगे तो होएगा ही। हाँ, वो एक्चुअली मेरे IIT मद्रास के अंदर हम लोग जब गए थे उसका नाम था IRCTC, पता नहीं उसका इंडियन रेलवे से कुछ लिंक है कि नहीं, बट उस शॉप का नाम रेलवे का सब कुछ रेलवे का है, बट वो शॉप का नाम था IRCTC। अच्छा, तो और जब हमारा अच्छा फिर वो तभी 24/7 शायद खुला रहता है क्योंकि रेलवे का है। एग्जैक्टली, तुम किसी भी टाइम में रात 3 बजे 4 बजे पे तो मिलती है। हाँ, और फिर तो हम भी जाते थे, लाइक हम लाइक ऐसे दोस्त झुंड में, हम सबको रात में पढ़ने का आदत था, तो हम पढ़ के चलो चाय पी के आते हैं, कुछ डोसा वगैरह मिलता है वो भी खा के आते थे। तो वो सब ऐसे झुंड में सब जाते थे लोग, और वो बीटेक्स वगैरह वो लोग अपने माहौल में रहते थे, वो लोग ऐसे लाइक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। और उन लोग का वो बहुत सारा वो भी होता है फेस्ट वगैरह, सो उसमें लाइक उन लोग का और एक साइड देखने को मिलता है, लाइक क्रिएटिव साइड। इंजीनियर्स भी क्रिएटिव हो सकते हैं फेस्टिवल्स वगैरह में, कि डांस भी आता है IIT वाले, सिर्फ किताबें में पढ़े नहीं रहते। वो अलग एनर्जी अलग ही रहते हैं। और सुबह सुबह देखो सब लोग को 8:30 साढ़े 8 बजे क्लास शुरू हो रहा है, तो उससे पहले थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा के दौड़ रहे हैं सब लोग साइकिल लेके। अच्छा, ऐसे पूरा ग्रुप जा रहे हैं साइकिल लेके क्लासेस, डिफरेंट बिल्डिंग्स में क्लासेस होते थे। अच्छा, तो वो माहौल बहुत अच्छा था। याद आती है IIT की अभी? हाँ यार, बहुत अच्छा है। और करते हो? एक्चुअली वो इधर थोड़ा सिमिलर ही है कि IIT उस एक जंगल काट के बनाया गया है, तो इट्स लाइक मद्रास का। हाँ, IIT मद्रास गिंडी फॉरेस्ट है, गिंडी नेशनल पार्क है उधर। अच्छा, तो वो मतलब आई वुड से लाइक 50 to 60% स्टील उधर अभी भी रह गया है वो जंगल। तो ऐसे जंगल के बीच बीच में बिल्डिंग्स है, मतलब बहुत नेचुरल सी, बहुत नेचुरल है। तो अगर सड़क से जा रहे हो तो इधर से हिरन जा रहा है, कभी कोई फॉक्स दिख रहा है, इधर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ दिखता था। ज़्यादातर बहुत सारे हिरन रहते थे। ये तो बड़ी प्यारी जगह लग रही है सुनने में। तो वो ऐसे लाइक कभी कभी शाम को अगर क्लास नहीं है तो हम ऐसे साइकिल लेके निकल पड़ते थे। अच्छा, हॉस्टल से मेन गेट तक, जहाँ पे एक्चुअली जो सिटी तुम्हें बस वगैरह लेना है तो बहुत दूर है एक्चुअली, तुम्हें 10-15 मिनट साइकिल लेके आना पड़ता है। बसेस भी थे अगर जब, बट हम लोग ऐसे साइकिल लेके टहलने निकल जाते थे। तो बहुत अच्छा था। ऐसे जंगल के दोनों तरफ जंगल है, जंगल के बीच में तुम साइकिल लेके हम लोग जा रहे, बहुत वो अच्छा था। और खाने का इट्स लाइक, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो खाना लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट है। इडली, डोसा, सांभर वगैरह, रसम, ये सब मिलता था। तो कभी कभी लाइक एक टाइम पे वो बोरिंग हो जाता है, लाइक हर रोज़ वही खा रहे हैं तो ऐसे तो तब बाहर जाके कुछ खाना पड़ता था। बाहर भी ऐसे मैस का खाना बोरिंग हो जाता है कि हर हफ्ते ना, वही। तो कब तब जाके बाहर से कुछ ऐसे वही शॉप्स थे, लाइक बंगाली कुजिन और कुछ अलग अलग पंजाब का, नॉर्थ इंडियन कुजिन वगैरह, ऐसे वो भी था। तो फीस वगैरह कितनी रहती है, खर्चा कितना आता है IIT में मास्टर्स करने? तो हम लोगों का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ऐसे नॉर्मल फीस जो मैं देता था, आई थिंक 5,000 to 6,000 ऐसा कुछ आता था। हाँ, उस टाइम पे। अभी तो ये पर सेमेस्टर है? हाँ, पर सेमेस्टर। तो पर उसके अंदर सारे आ जाते थे, आपका हॉस्टल, मेस का खाना वगैरह, साथ में स्टडी क्लासेस, सब कुछ सब आ जाता था उसमें। तो एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं ऐसा। अब तो थोड़ा लाइक 10,000 मान लें। हाँ, 10,000 हो गए। और मुझे एक्चुअली मैं जो स्कूल में 12th का मार्क्स की वजह से, मेरा अच्छा मार्क्स था, तो उसके वजह से एक स्कॉलरशिप मिला था इंडियन गवर्नमेंट से, इंस्पायर स्कॉलरशिप। अच्छा, तो वो 5 साल में था, 5 साल के लिए था, बट एक्चुअली वो बैचलर्स का रिजल्ट भेजने पड़ते थे हर साल, तो दे नीड टू रिन्यू होता था। तो वो मुझे पढ़ भी रहा है अभी भी पढ़ भी रहा है कि नहीं, छोड़ दिया पढ़ना, पैसे मिल रहे हैं। तो वो हर महीने 5,000 रुपये करके भेजते थे इंडियन गवर्नमेंट से। तो वो पैसा मुझे लाइक उधर चला जाता, तो उसमें हो जाता। अच्छा, तो IIT में कैरी ऑन हो गया वो। तो मुझे ऐसे वो कैसे मिली थी?
वो 12th के जो बोर्ड मार्क्स के बेसिस के मिला था। तो ठीक है। बोर्ड में जो लाइक टॉप 10% को देते हैं उधर, लाइक 500 का अगर है तुम्हारा टोटल मार्क्स। बंगाली नहीं, इंडियन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया देते हैं। ओके। बट शायद हो सकता है कि हर स्टेट के लिए कुछ सीटें डिफरेंट हो, कोटा हो ऐसा रहता है। तो मैं वो टेट के एग्ज़ाम के बाद, जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम आया था उसके बाद एक्चुअली मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा था कुछ पढ़ाई के लिए। तो दैट टाइम मुझे पता चला था इंस्पायर। तो मैं ऐसे, मुझे नहीं पता था कि लाइक मेरा स्कोर टॉप स्टेट में 1% में ऐसा कुछ है। तो मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया था, बहुत सारे अप्लाई कर रहे थे। तो जब रिजल्ट आया तब पता चला कि अच्छा मुझे मिला है, दैट मीन्स मेरा स्कोर अच्छा था बोर्ड में टॉप 1%। स्कॉलरशिप से पता चला है कि बोर्ड का इतना अच्छा। क्योंकि तब अभी तो इतना ज़्यादा न्यूज़ में दिखाता है, इंटरनेट वगैरह, तब मैं जब बोर्ड दे तब नहीं था उतना। सब साइबर कैफे में जाके ऐसे रिजल्ट देखना। मेरे को पता है कि तब कैसे करना पड़ता था। तब तो कुछ दिनों पे तो साइबर कैफे बिजी हो जाता था। एग्जैक्टली, हाँ, उधर लाइन लग जाती थी, क्योंकि वहाँ पे भी स्लॉट्स में तुम्हें यूज़ करने देते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। तो इसलिए तो पता भी नहीं चलता था कि लाइक क्या रिजल्ट है, लाइक ओवरऑल रिजल्ट क्या है। अभी तो चारों तरफ लाइक इंटरनेट की वजह से मिलता है, जियो। तो वो मतलब मैंने अपनी पढ़ाई पूरा लाइक उसी स्कॉलरशिप के बेसिस पे ही किया है। तो ऐसे घर से ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ा था, ऐसे थोड़ा बहुत पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। तो उससे एक्चुअली पैसा थोड़ा बच भी गया था। जो मैंने वो जब इधर मिल जाता है, जो बच जाता है थोड़ा, मतलब जो वो लोग ऐसे 5,000 वो आपको देते हैं कि सीधा यूनिवर्सिटी या कॉलेज को देते हैं? मुझे देते हैं डायरेक्टली, स्टूडेंट को भेज देते हैं। अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता है। मर्जी है तुम्हारी, अब यूनिवर्सिटी देने हैं तो कुछ और करना है करो, है ना, दे देते हैं पैसे। बट वो रिजल्ट भेजना पड़ता था हर साल, ऐसे एक रिपोर्ट कार्ड भेजना पड़ता था कि लाइक अभी भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, मेरा प्रोग्रेस ठीक ठाक है, ऐसे भेजना पड़ता था। तब जाके वो रिन्यू होता था हर साल। नहीं, ठीक है, वो ऐसा ही होना चाहिए। तो उससे लास्ट ईयर में थोड़ा पैसा बच भी गया था। तो उससे मैंने जो बाहर एप्लीकेशंस वगैरह किए यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसके पीएचडी के लिए, तो वो अभी कहाँ पे अप्लाई किया था? हाँ, तो जब जो रिसर्च करते, जब बोल रहा था आईआईटी का लास्ट सेमेस्टर में जो रिसर्च करते हैं 6 मंथ, तो मैंने थोड़ा पहले ही भी ज्वाइन कर दिया था, क्योंकि वो समर वेकेशन होते थे। तो उसमें बच्चे उसमें ज्वाइन कर लिया, घर चले जाते, तो मैं ज्वाइन कर लिया था उधर। तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी मिला था। तो उसके बाद एक्चुअली मैं फिर उसके लिए स्पेसिफिकली प्रोफेसर को पूछना पड़ा था कि प्रोफेसर को एक ईमेल, एक फॉर्मल ईमेल, जैसे प्रोफेसर को, और तो कोई ऐसी नहीं। तो फिर वो लोग ऐसे ऑफिस जो डिपार्टमेंटल ऑफिसियल वर्क वो देख लेते हैं कि ही इज वर्किंग अंडर मी, तो उसको इट्स ओके, ऐसे हो जाता है, क्योंकि वो इंटरनल मैटर है, डिपार्टमेंट का अंदर ही है सारी चीज़ें। तो वो कोर्स किया। तो जैसे अभी जैम के लिए सीनियर से इंस्पायर मिला था, वो इंस्पिरेशन मिला था कि जैम दे के ये लोग IITs में जा रहे थे। वही हुआ, उधर जाके भी देख रहा है कि मेरा जो IIT का सीनियर्स है, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, वो लोग ऐसे कोर्स वो इंटर्नशिप किए, दैट 6 मंथ्स रिसर्च प्रोजेक्ट। उसके बाद सब बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा। तो फर्स्ट ईयर से फिर से वो एक अलग मोटिवेशन, अभी IIT आ गए, अभी एक और ऊपर जाना है, सीढ़ियाँ चढ़नी है। तो नेक्स्ट फेज इज लाइक यू अप्लाई करो। ये आई थिंक स्टैंडर्ड सा है ये जो इंडिया में IITs हैं, और कुछ और भी हैं, NITs या बिट्स पिलानी वगैरह हैं, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड सा है ये प्रोसीजर कि वहाँ पे बैचलर करी, मास्टर्स करी कहीं और पे। जैसे IIT अगर जिसको बैचलर में मिल जाती वो सीधा ही फिर बाहर जाता है, और आपका जैसे IIT मास्टर्स करी फिर बाद में जाती, क्योंकि वो आई थिंक वो सीनियर्स का एक इफेक्ट काफ़ी रहता है, सीनियर्स का इफेक्ट बहुत रहता है। तो वो जाके ही दिखता है तुम्हारे सामने, ये लोग ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं। अलग भी है, लाइक ऐसा नहीं कि सब लोग ही बाहर जा रहे हैं, डिपेंड ऐसे पीपल को, मोस्टली थोड़ा सा स्टैंडर्ड ये है। कुछ लोग ऐसे सरकारी नौकरी जो जॉब के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, अपना अपना जो रहता है। आजकल UPSC कर रहे हैं, UPSC है बहुत से, UPSC तो बहुत सारे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे टीचिंग्स में इंटरेस्ट है, तो वो लोग ऐसे कोचिंग सेंटर्स वगैरह में पढ़ाने जाते हैं, वो भी अच्छा है। तो बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशंस है। बट जैसे लाइक वो मोस्टली लाइक वो लोग ऐसे ट्राई करते थे बाहर जाने के लिए, PhDs के लिए। तो वो माहौल था। तो फिर फर्स्ट ईयर से हम लोगों का वो दिमाग में वो था कि ठीक है, अभी प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्लासेस वगैरह है, कोर्स बेस्ड, तो अभी बट उसके लिए बाहर एप्लीकेशंस के लिए देखना पड़ेगा। तो फिर वही मैंने इंफॉर्मेशन वगैरह लिया, तो देखा कि लाइक वो GRE TOEFL 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। कंपलसरी नहीं है, बट नॉर्थ अमेरिकन यूजुअली, अमेरिका, US और कनाडा वगैरह में, US के लिए TOEFL दे देते हैं, GRE TOEFL और IELTS भी होता है। और यूरोप में जाओ तो यूरोप में भी कुछ यूनिवर्सिटी में लगता है, बट यूरोप मोस्टली लाइक ऐसे तुम्हें मेल करना पड़ता है डायरेक्टली प्रोफेसर्स को।
तो वो GI TOEFL के लिए देखा कि लाइक कुछ लोग जो लेकिन IIT का बैच अच्छा था, लेकिन इट वाज अ नाइस मिक्स। कुछ लोग ऐसे साउथ इंडिया से थे, कुछ लोग नॉर्थ इंडिया, कुछ ईस्ट, ऐसे नॉर्थ ईस्ट से भी आए वो थे, मुझे असम बड़ी अच्छी वगैरह, चीज़ लगती है। बहुत सारे अलग अलग, गुजरात वगैरह इधर से फ्लेवर मिल रहे हैं फ्लेवर ना, मिल रहे हैं। कोई अपनी भाषा में घर वालों से बात कर रहा है और हाँ, दूसरा सुन रहा है कि सुन ये रहा क्या है। बोल क्या रहा है है ना। वो लाइक बहुत और उन लोगों का ऐसे लाइक सोच, जो व्यू है, लाइव व्यू बहुत अलग अलग होता है। जो नॉर्थ ईस्ट से उनको लाइक उसका डैड आर्मी में था, ऐसे पुलिस में था, तो उसको वापस जाके वही करना था। वो ऐसे लाइक पढ़ने आया था इधर, बट उसका मन में वो आर्मी का वो था। और एक मुझे बहुत अच्छा लगता था जो दिल्ली वगैरह से आए थे, तो वो लोग थोड़ा एडवांस थे, लाइक दिल्ली सेंट स्टीफेंस कॉलेज वो उधर से आए थे, तो उन लोग का आते ही लाइक दे हैड द वेरी फोकस की हमें GI TOEFL करना है, बाहर जाना है, क्लियर थे उससे। क्लियर थे उन लोगों को। तो वो लोग आते ही ऐसे जिनको चाहिए वो कोचिंग्स वगैरह में जाते थे GRE TOEFL के लिए थोड़ा बहुत। तो हम लोगों ने ऐसे, हम लोग वी आर लाइक वी ऑब्जर्व एंड सी कि क्या चल रहा है, देखते हैं, फिर अपने लिए सोचते हैं। तो देखा कि जो कोचिंग्स वगैरह आते हैं चेन्नई के आसपास, उधर बहुत महंगे हैं, लाइक 17,000, 20,000, 25,000 ऐसे ले, वो तो मेन सिटी है, मेन सिटी है उधर चेन्नई। तो देखा कि शायद ऐसे कोचिंग लेके, अगर कोचिंग लेके भी नहीं हुआ तो फिर गया काम से। तो हम लोगों ने देखा कि कोचिंग के अलावा और क्या कर सकते हैं, बुक खरीदो। एक तो एक बैरन्स का बुक आता है, और भी तो बहुत सारे GI TOEFL के बुक आते हैं। तो मैंने बैरन का एक बुक खरीदा था, और उसके बुक के पीछे एक CD था, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर था जो ETS जो टेस्टिंग एजेंसी है ना, जो एग्ज़ाम लेते हैं, तो उसका सॉफ्टवेयर ऐसा था, एक डेमो करके, तो उसमें तुम एग्जाम कुछ मॉक टेस्ट था, लोडेड था, तो उसमें दे सकते। तो वो पहले मैं देते थे, CDs देते थे, हाँ, बुक्स के पीछे आते थे, वो चुपका देते थे। आईलेट्स में भी आती थी, जब मैंने आईलेट्स की थी तो उसमें कुछ बुक्स के पीछे CD आती थी जिसमें मॉक टेस्ट वगैरह होते थे, और कुछ की ऐसी होती थी, लिसनिंग्स होती थी उसमें। अच्छा, ये लिसनिंग मॉड्यूल होता है। लिसनिंग मॉड्यूल होता है। तो वो तो मैंने वो उससे प्रैक्टिस किया और बैरन्स का बुक्स वगैरह पढ़े। तो देखा कि इस बहुत डिफिकल्ट है GRE, लाइक बहुत सारे वोकाबुलरीज, नए नए वर्ड सीखने हैं। बट मुझे एक्चुअली बचपन से लाइक स्कूल से ही इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि वो मेरा वो इंग्लिश और बंगाली था, हमारा दो ही लैंग्वेज सीखे थे स्कूल में। तो इंग्लिश में थोड़ा इंटरेस्ट था मुझे जानने के लिए क्या क्या है, एक नया लैंग्वेज है, इससे ऐसे वर्ड सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, ऐसे बात कर सकते हैं। तो मुझे इंटरेस्ट था इंग्लिश में एक्चुअली। तो जब फिर से पढ़ने लगा तो वो एक नेचुरली आ गया कि चलो पढ़ते हैं, अच्छा लग रहा है कि ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। और जैसे वो TOEFL में आता था ना, स्पोकन, लिसनिंग, स्पीकिंग, वो सारे सेक्शंस आते थे। उसमें ऐसे पहले जब करता था लाइक बहुत ऐसे अजीब लगता था कि खुद से ही बात कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर के साथ, अनकम्फर्टेबल लगता था। फिर ऐसे वो क्वेश्चंस, क्योंकि वो डेमो सॉफ्टवेयर है तो क्वेश्चन से रिपीटेड ही है, और तो वैसे बोलते बोलते फिर ऐसे थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी हो गया कि देखते ऐसे बोल सकते हैं कैंसर को, ऐसे बोल सकते हैं घुमा फिरा के। तो धीरे धीरे वो अनइजीनेस चला गया, कंफर्टेबल हो गया। तो एग्ज़ाम दिए फिर GI TOEFL, वो सेकेंड ईयर में, आई थिंक फर्स्ट ईयर के एंड में, ऐसे सेकेंड ईयर शुरू में दिए, क्योंकि अगेन वो ऐसे नहीं कि मास्टर ख़त्म करके फिर अप्लाई करना है, उससे मास्टर ख़त्म होने से पहले ही तुम्हें अप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मास्टर खत्म होते होते आई थिंक मई जून ऐसा कुछ हो जाता है। तो बट सितंबर में इंटेक है, तो हाँ, अगर सितंबर इंटेक आना है तो तुम्हें पहले, उससे पहले ही शुरू करना है। हाँ जी, कुछ लोग 1 साल गैप लेके भी आते हैं जी, वो भी है, बट मुझे वो आपको नहीं लेना था। तो मैंने उस स्टार्ट कर दिया वो अप्लाई वगैरह करना। और एक था तो एग्ज़ाम्स वो बहुत महंगे था GI TOEFL, ऐसे डॉलर्स में पे करने थे, 100 कुछ, मुझे याद नहीं है। तो मेरा ऐसा था कि एक बार ही देना है। कुछ लोग तो देते थे 2-3 बार ऐसे, एक ही बारी में मैंने एक ही बार वन करना है, नहीं तो कुछ और सोचना पड़ेगा अगर नहीं होता तो वो एक थोड़ा सा डर था अंदर, क्योंकि बार बार उतने $100 $200 ऐसे पे नहीं, 170 ऐसा कुछ आता था, तो नहीं पे कर सकते। तो वो दिया, हो गया था ऐसे, अच्छा स्कोर आ गया था GI TOEFL में। तो उसके बाद जो था फिर अप्लाई करना है यूनिवर्सिटीज़ में, और GI TOEFL के जो वो भी भेजना था स्कोर। तो वो ऐसा कुछ रूल था कि फर्स्ट 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई, दे विल सेंड योर स्कोर, ऐसे कुछ, यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट। 4 के बाद अगर करो और एक्स्ट्रा और भी भेजना है। कहाँ पे, यूएस में? हाँ, यूएस में, ये उनका रूल है। यूएस, कनाडा, वो एक्चुअली ETS का ही कुछ ऐसा कुछ है। यूएस में मतलब जब तुम्हें अप्लाई करो तुम्हें एप्लीकेशन फीस भी भरने हैं, और GI TOEFL का स्कोर भेजने के लिए भी फीस पे करने हैं।
क्योंकि वो लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिकली भेजते क्या हैं ये कुछ, इनका, ये कोई लॉजिक नहीं, पता कोई नहीं, सेंस हाँ नहीं कोई है। लॉजिक नहीं है, हैं? बस पैसा है, बहुत एक तो पैसा तुम्हारे लूटने पास का। पढ़ने लिखने के लिए बंदा आ आ रहा है, रहा है, यंग बंदा एग्जैक्टली आ रहा है स्किल के एग्जैक्टली साथ, और ऊपर से ऐसी तुम चीज़ें कर रहे हो। वो है। तो वो आई थिंक वो फास्ट 4 यू कैन सेंड फॉर फ्री जो स्कोर, उसके बाद सेंड करने के लिए तुम्हें फिर से अलग पैसा देना पड़ेगा। तो वो एक और एक अलग चैलेंज था कि मुझे ऐसे चूज़ करने थे कि मैं जो पहले चार जो अप्लाई करूँगा वो लाइक ऐसे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हो, कि ऐसे कहीं पर भी भेज दिया फ्री मिल रहा है तो ऐसे नहीं भेज सकते। तो वो किया, तो एक्चुअली एप्लीकेशन फ़ीस दिए, 4 भेजे। आई थिंक मुझे याद नहीं ठीक से कहाँ से कहाँ अप्लाई किए थे, बट वो यूएस में ही किए थे। तो उसके बाद भी एक्स्ट्रा कुछ किए थे, आई थिंक मैंने 8-10 ऐसे कुछ अप्लाई किए थे। बट वही हर 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 बार तुम अप्लाई करो यू हैव टू पे द ट्यूशन फी, और तुमने नहीं पता कि लाइक वो एक्चुअली एप्लीकेशन होना है कि नहीं, एक्सेप्ट होना है कि नहीं। तो उसके लिए फिर देखा कि लाइक इस बहुत सारा पैसा, सो जो इंस्पायर फेलोशिप पे जो पैसे बचाए थे ये सारे सब चीज़ों में चले गए। तो उसके बाद देखा कि और एक ऑप्शन है लाइक मेल कर सकते हैं, तो वो एप्लीकेशन डाल दिया, अभी वेट करना था। तो अभी मेल करने हैं, तो मैंने यूरोप में भी देखा, मेल वगैरह किया यूरोप में, प्रोफेसर्स को, हाँ प्रोफेसर्स को मेल किए, कनाडा में किए। तो कनाडा का यूएस का ही ऐसा है कि यूएस में तुम्हें पहले अप्लाई करना है, तो यूनिवर्सिटी तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है। और जो होता है लाइक यूनिवर्सिटी जब तुम एप्लीकेशन डालते हो वो सीधा उसमें जाता है, यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी पोर्टल में जाता है। तो एप्लीकेशन एक्चुअली जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे इधर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है उधर जाता है सीधा। तो पहले उधर से तुम्हें क्लियरेंस करना है। तो अगर वो लोग और वो लोग ऐसे केमिस्ट नहीं है ना, तो तुम्हारा केमिस्ट्री में चाहे कितना भी अच्छा स्कोर हो, कितना भी तुमने पेपर्स वगैरह लाइक रिसर्च किए, तुम्हारा पीछे से बैकग्राउंड अच्छे अच्छे हो, वो लोग ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, तो वो लोग देखते हैं बस तुम्हारी इंग्लिश कैसा है जीआरई टोएफल स्कोर के बेसिस पे। तो उस बेसिस पे ही बहुत सारे लाइक दे एलिमिनेट अ लॉट ऑफ गुड स्टूडेंट। ये बहुत अजीब सिस्टम है, मुझे नहीं पता क्या। अच्छा, मतलब अगर तुम एकेडमिक्स में बहुत अच्छे भी हो और तुम्हारा जीआरई वगैरह इतना अच्छा नहीं है, या इंग्लिश तुम्हारा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो वो तुम्हें वहीं पे एलिमिनेट कर देंगे। हायर चांस दैट तुम उधर चाहे तुम जितने मर्जी अच्छे केमिस्ट बनो या केमिस्ट्री तुम्हें जितनी मर्जी अच्छे से आती हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता, ये बहुत देयर इज हायर चांस कि तुम एलिमिनेट हो जाओ, अदर देन ठीक भी है नहीं कि तुम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आ रहे हो, तो एक तुम्हें बोलना ही नहीं आ रहा, तो तुम्हारी नॉलेज तुम हमारे लिए कैसे कन्वे करोगे? एग्जैक्टली, बट वो ऐसा है कि ये अनरिटन रूल है, इधर कहीं पे लिखा नहीं रहता। अच्छा, ये अनसेड है कि मतलब ये, रूल है, किसी को नहीं पता एक्चुअली, क्योंकि मैं आई हैव बीन थ्रू दिस, मैं इससे गुजर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कैसा होता है। तो ये वो लोग ऐसे जब मैंने जो यूएसए में अप्लाई किया था, वो ऐसे रिजेक्शन जो मेल्स आ रहे थे मुझे, उसमें लिखा था कि लाइक वी डोंट हैव एनफ फंडिंग, सॉरी ऐसे बोलना तो वही ऐसे होता है। बोलना ऐसे जो कॉपी पेस्ट जो ईमेल्स आते हैं वही याद आ रहे थे। पर एक्चुअली मेरे जो प्रोफेसर थे आईआईटी के, जो पंजाब से थे, इंद्रपाल सिंह एदन, तो उसका एक दोस्त था ओहायो स्टेट में। अच्छा जी। तो उस प्रोफेसर से मैंने दोनों बात किए थे, एंड ही वाज इंटरेस्टेड इन माय एप्लीकेशन, लाइक उसको मेरा प्रोफाइल अच्छा लगा था, और उसको दोस्त भी थे, लाइक उन लोग जानते थे एक दूसरे को, रिसर्च कैसे होता है उधर। बट वही लाइक मेरा एप्लीकेशन उधर से जा ही नहीं, लाइक गया ही नहीं, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन क्रॉस ही नहीं किया। तो फिर मैंने बाद में उस प्रोफेसर से बात किया, तो उसने ही बोला था लाइक एक्चुअली वो इंग्लिश के बेसिस पे ही रिजेक्ट कर देते हैं। लाइक अगर ये लोग ओहायो स्टेट वगैरह होते, लाइक बहुत हायर इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये लोग लाइक ऑलमोस्ट लाइक जीआरई का 320 है तो तुम्हें लाइक 315 से ऊपर स्कोर ही वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर 310 है तो भी लाइक वो लोग अच्छा कर देंगे। तो उसने ही मुझे बोला था, तो फिर उसके बाद मैंने कुछ ऐसे इधर उधर और भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन प्रोफेसर ने बताया आपको ये सब? पता चला कि प्रोफेसर को लाइक वो ऐसा होता है कि लाइक पहले वो एडमिनिस्ट्रेशन फिल्टर करते हैं एप्लीकेशन को, फिर उसके बाद वो डिपार्टमेंट्स पे भेजते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब। फिर जो प्रोफेसर एडमिनिस्ट्रेशन वाली लेयर काफ़ी ज़्यादा बच्चों को निकाल ही देते हैं। तो तुम्हारा एप्लीकेशन केमिस्ट्री तक मेरा एप्लीकेशन पहुंचा ही नहीं उधर, कि वो प्रोफेसर एक्चुअली रिव्यू कर सके मेरा एप्लीकेशन। तो वो हुआ था, तो उधर से वो एक्चुअली कट्स हो जाते हैं। तो जीआरई टोएफल पे स्कोर लाना बहुत ज़रूरी है। और सब्जेक्ट जीआरई भी एक आता है, लाइक केमिस्ट्री का, फिजिक्स का सब्जेक्ट दिया जाता है वो, बट वो कंपलसरी नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी वो पूछते हैं, बट कुछ नहीं पूछते। तो उसके लिए फिर से अलग से यू हैव टू स्टडी फॉर दैट, एंड वो टेस्ट देना पड़ता है। वो मैंने नहीं दिया था सब्जेक्ट जीआरई, बस नॉर्मल जीआरई टोएफल दिए थे। तो मैं लाइक दैट वाज वेरी डिप्रेसिंग, लाइक मैं उधर मेरा कोर्स ख़त्म हो गया था आईआईटी का, तो मैं जो इंद्रपाल सिंह एदन थे प्रोफेसर, उसको रिक्वेस्ट करके मैं कुछ महीने उधर रह गया था, क्योंकि मुझे इंटरनेट चाहिए था और अप्लाई वगैरह एप्लीकेशन वगैरह करने थे।
और मैं वो प्रोजेक्ट ख़त्म भी करने थे, जो मेरा प्रोजेक्ट मास्टर्स का कर रहा था रिसर्च, उसको कुछ कंप्लीट रैप अप करके उसका पेपर का काम भी था, कुछ लिखना था उधर, तो मैं रह गया था हॉस्टल में। तो वो बहुत डिप्रेसिंग टाइम था, एक के बाद एक ऐसे रिजेक्शन ईमेल्स आ रहे थे US से। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता ना। सो हर सुबह उठो, टाइमिंग ऐसा ही होता था कि सुबह उठो ईमेल आया है ऐसे इधर से टाइम जो ना लगा उधर का इधर आता है, सुबह उठो देखो कि ऐसे रिजेक्शन ईमेल्स आ रहे हैं। ऐसा दिन ही शुरू हो गया। तो तब मैंने देखा कि चलो और कोशिश करने के अलावा और क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ईमेल्स करता था मैं, यूरोप में किया, इधर कनाडा में किया। और इधर जब सास्काचुएन में जैसे मिला कि मेरा कुछ सीनियर्स थे इधर, तो मैं उन लोगों से बात किए, तो वो लोग बोले कि इधर एक्चुअली थोड़ा फ्लेक्सिबल है, यू कैन एक्चुअली डायरेक्टली प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हैं। तो अगर प्रोफेसर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो देन वो लोग तुम्हें बोलेंगे कि तुम अप्लाई करो यूनिवर्सिटी में। तो ऐसे मतलब एप्लीकेशन फी वेस्ट नहीं होगा, तुम्हें ऐसे एप्लीकेशन करके बैठा नहीं रहना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन डाल दो, फीस भर दो, तुम पक्का से कॉन्फर्म हो जाएगा। तो कनाडा का है, तो US का रूल है ऐसे, जैसे मैं बोल रहा था, पहले एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है, तब फिर डिपार्टमेंट में जाता है, और फिर अगर यू गेट एक्सेप्टेड तो अब तुम डायरेक्टली एक प्रोफेसर के अंडर नहीं जाते हो, ऐसे लैब रोटेशंस होते हैं। तो तुम एक प्रोफेसर को ज्वाइन किए, कुछ महीने उधर काम किए, फिर और एक प्रोफेसर को अंडर जाके काम करो। ये कैसे? एक उधर एक लैब रोटेशन का रूल है उधर। अच्छा। PhDs में तो ऐसे फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट चला जाता है ऐसे लैब रोटेशन में, कोर्स वगैरह करना पड़ता है। और फिर ये लैब रोटेशन 4-5 लैब ऐसा कुछ तुम घूमो, काम करो, उसके बाद तुम एक प्रोफेसर को जाके अप्रोच करो कि लाइक मुझे आपका लैब का काम अच्छा लगा, कैन आई ज्वाइन लाइक यू एज ए PhD। वो रूल USA में स्पेशली है, और वो एक्चुअली कनाडा में भी है, बट द टॉप यूनिवर्सिटीज़ टोरंटो, मैकगिल, ऐसे UBC है ना, ब्रिटिश कोलंबिया, वो सारे वाटरलू जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ है उधर, वो द सेम पैटर्न, दे फॉलो द US पैटर्न। और जो थोड़ा यूनिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन की तरह, जो थोड़ा सा लाइक जो ऐसे हमें भी कंसीडर करते हैं, जो स्पेशल केसेस नॉर्मल अकोमोडेट कर सकते हैं। तो मैंने वो ऐसे पता चला इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद कि इधर यू कैन अप्लाई। ऐसा नहीं है कि बिग यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होते हैं, टोरंटो में भी तुम्हें कोई प्रोफेसर ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मैं देखे कनाडा थोड़ा फ्लेक्सिबल है US एक्चुअली मोस्ट स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट है वो रूल की वजह से। तो मैंने तब इधर अप्लाई करना शुरू किया। मैंने इधर भी अप्लाई वगैरह किए थे, टोरंटो, मैकगिल इधर, और फिर इधर प्रोफेसर को मैंने मेल किया था। तब तक लाइक मेरा जो बचा कुचा सेविंग्स किए थे वो सब पैसा खत्म हो रहा था एप्लीकेशन करके। तब मैं देखे कि अभी ईमेल्स वगैरह डालते हैं। तो उसी टाइम में यूरोप में भी अप्लाई किया था। तो यूरोप में जर्मनी से एक प्रोफेसर इंटरव्यू लिए थे मेरे, तो ही वाज इंटरेस्टेड। एक प्रोफेसर था जर्मनी से okay. एक प्रोफेसर था चेक रिपब्लिक से। तो उसको मुझे मेरा रिसर्च जो मैंने मास्टर्स में किए थे उसका बहुत इंटरेस्ट, ही वाज वेरी इंटरेस्टेड। तो उसने एक भी इंटरव्यू लिया, और तो उसके बाद नेक्स्ट डे ही उसने मेल कर दिया था लाइक मुझे ये तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा, और दिस इज़ द प्रोजेक्ट आई हैव मेरे लैब में, तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम इधर आ सकते हो ऐसे। तो मुझे थोड़ा सा तब अच्छा लग रहा था, चलो ऐसे घर में बैठा नहीं रहना पड़ेगा, तो कुछ हो जाएगा। तो और इधर मेरा एक सीनियर, इमीडिएट सीनियर सोमनाथ, ही केम हियर। तो तब मैं उससे तब मिले उससे। तो मैं उससे तब, वो एक्चुअली मेरे सीनियर है, बट वो 1 साल प्रोजेक्ट कर रहे थे उधर, IIT में ही थे वो। अच्छा जी। सेम फील्ड नहीं, इनऑर्गेनिक है मेरा, ऑर्गेनिक उसका इनऑर्गेनिक था। तो हम लोग ऐसे चाय पीने जाते थे शाम को ऐसे। तो उसने मुझे एक दिन बोला कि हाँ मैं अभी कनाडा में अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे इधर मिला है सास्काचुएन में। अच्छा। तो मैं लाइक अच्छा इधर तो देखता हूँ, मैं ही जाके देखता हूँ। आपका वो हो गया कि यहाँ पे जान पहचान वाला वो जैसे पहले हुआ हाँ, जैसे उधर से दोस्त आ रहे थे मैड्रास, ये चलो देखते हैं। तो और एक काफी फर्क पड़ जाता है, काफी फर्क पड़ जाता है, थोड़ा ऐसे मेंटल जान पहचान का कोई हो ना, थोड़ा ऐसे मेंटल स्ट्रेंथ मिलता है थोड़ा। तो मैं आया क्योंकि उसका इनऑर्गेनिक था, तो मुझे उस प्रोफेसर के अंडर अप्लाई नहीं करना था, मुझे ऑर्गेनिक का देखना था। तो ऑर्गेनिक में देखा 2-3 प्रोफेसर था, तो उसको एक प्रोफेसर को मेल किया, 2-3 प्रोफेसर को मेल किए थे एक्चुअली। तो उनमें से मुझे रिप्लाई नहीं आया, तो थोड़ा अजीब लग रहा था लाइक मैं। तो जर्मन और चेक रिपब्लिक आपने इसीलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि सोमनाथ यहाँ पे? नहीं, वो नहीं था, वो एक्चुअली ऑफर्स थे, मुझे अभी जाने थे, बट इसी सेम टाइम इधर यही सब हो रहा था, मैं इधर भी अप्लाई किए थे। तो उस टाइम में इधर का जो मेरा प्रोफेसर है डॉक्टर मिशेल ग्रेवेल, तो उसने ही वाज वेटिंग फॉर अ ग्रांट।
अच्छा। तो मैंने उसको मेल किया था, जैसे नॉर्मल मेल करते हैं, CV वगैरह भेजे थे, तो उसमें मेरा रिसर्च भी लिखा रिसर्च था, का तो भी उसमें ही वाज वेरी इंटरेस्टेड। यूजुअली वो करते हैं लाइक ही टेक्स इंटरव्यू, स्काइप इंटरव्यू लेते हैं, बट उसने मेरा CV देख के ही सिलेक्टेड मी, लाइक उसमें देख लिया था कि अगर मुझे लेना है तो आई विल टेक दिस स्टूडेंट। और मेरे कुछ सीनियर्स भी थे, लाइक दूर के सीनियर्स, लाइक हुआ 3-4 ईयर्स सीनियर देन मी, मेरे IIT मद्रास से, वो लोग इधर केमिस्ट्री में PhD कर रहे थे। तो मेरे प्रोफेसर, केमिस्ट्री अच्छा है मेरे ख्याल से, केमिस्ट्री काफी अच्छा रैंकिंग है, अच्छा है वर्ल्ड में, हाँ, है ना? अच्छा है। रिसर्च भी यहाँ पे दो अच्छा नोबेल होता है। लॉरिएट्स भी है इधर से, दो नोबेल लॉरिएट्स, और क्या इतने चाहिए? ऐसे इधर, हाँ। लाइक मैंने बोला ना, स्पेशल लोगों को तो यही ऐसे अकोमोडेशन मिलती है, ये टोरंटो वांटो में तो कुछ नहीं रखा हुआ। लोग जाते हैं, बट हाँ। इधर रिसर्च अच्छा ही नोबेल है। लॉरिएट बनना है तो इधर आना है, बाकी आपकी मर्जी, आपका क्या मन है। हाँ, ऐसे है। तो मेरे प्रोफेसर ने एक्चुअली जो वो राउंड टेबल नहीं होती कॉन्फ्रेंस नोबेल लॉरिएट्स, तो फिर वो इधर आओगे तो मौका मिले। मौका मिलेगा। और इधर एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है डिपार्टमेंट, मतलब खूब बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, इट्स लाइक ए नाइस साइज, मीडियम साइज, फ्लेक्सिबल भी है थोड़ा, काम करने में, लाइक फैसिलिटीज़ भी बहुत सारे हैं, जो सारे चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर जाके कुछ वेट करना पड़ रहा है, ये सब चीज़ के लिए बहुत जो चाहिए रिसर्च के लिए इधर है, सब कुछ है। सब कुछ है, मेरे एनालिसिस के लिए जो चाहिए सब है। तो मैंने वो भेज दिया था, और मैं मेंटली प्रिपेयर कर रहा था जर्मनी और चेक रिपब्लिक कहीं पे जाने के लिए, वीज़ा वगैरह भी अप्लाई करने थे। तो तब मेरे प्रोफेसर लाइक वो एक्चुअली बहुत लेट उसको ग्रांट मिला था, ही वाज वेटिंग फॉर ए ग्रांट। तो मैंने इधर और एक मेरे 2-3 सीनियर्स थे IIT से, जो जिनसे मैं कभी मिला नहीं था, बट मुझे ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू में पता चला था कि वो लोग इधर हैं। अच्छा, तो उन लोगों से जब बात किया, वो लोग ऐसे थोड़ा बोल रहे थे उनको कि कैसे रीच आउट किया? ऐसे नॉर्मल सोशल मीडिया, लिंक्डइन या कुछ? लिंक्डइन, हाँ, उधर से मिला, फिर जाके फेसबुक वगैरह रिप्लाई कर देते हैं वो सब? हाँ, ऐसे ही, इट्स ओके, सब लोग ऐसे हेल्प कर देते हैं लोग, रिप्लाई कर देते हैं, ये बच्चे एज लॉन्ग एज लाइक, एफर्ट नहीं लेते हैं, आप एफर्ट पूछो तो कर देते हैं। ऐसे ज़्यादा बॉदर नहीं करना है, लाइक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पूछो तो सब लोग ये नहीं कि बस फोन कर हाँ, दिया ना 10 अभी कि बहुत अर्जेंट है। अच्छा, मेरे को ये वो लोग नहीं अच्छे लगते जो मैसेज कर देते हैं बहुत अर्जेंट है। भाई तू मैसेज में बोल दे क्या अर्जेंट है, एग्जैक्टली है ना, कि मेरे को बोल रहा है मैसेज बहुत अर्जेंट है। जब टाइम है रिप्लाई दे देंगे, सब लोग का कुछ ना कुछ काम रहता है, टाइम जोन डिफरेंस है, अगर मैं उधर सुबह वेट कर रहा हूँ, इधर तो रात है, ये लोग बिल्कुल ऐसे है ना। तो मैंने उन लोगों से कांटेक्ट किए थे, तो वो लोग थोड़ा लाइक दे वर कन्फ्यूज कि रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे। मेरे पापा साथ थोड़ा देर से रिप्लाई दिए। तो एक सीनियर ने मुझे बोला था, लाइक मैं जीमेल से अप्लाई कर रहा था जो भी, तो एक सीनियर ने बोला था कि यूनिवर्सिटी का एक फिल्टर सिस्टम होता है जो बाहर का स्पैम सस्पिशियस ईमेल वो रोक देते हैं। तो शायद हो सकता है कि वो सिस्टम इस जीमेल वाली ईमेल्स को ऐसे ही चंक आउट कर देते। तो उसने मुझे आइडिया दिया था कि तुम जाके IIT का जो ईमेल है तुम्हारा इंस्टीट्यूट ईमेल, उससे ईमेल करो। अच्छा, तो शायद वो ईमेल फिल्टर नहीं होगा, उसका लोगो रहता है ना डॉट ऐसा कुछ, डोमेन अलग रहता है उसका। तो मैंने उस ईमेल से ईमेल किए थे, उसके बाद भी रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने सोचा कि चाहे कुछ मे भी उसका लेने का नहीं है, ऐसे कुछ लाइक फील्ड हो गया जो भी पोजीशन थे। तो ऐसे में घर जाने के लिए फिर मेरा IIT वगैरह भी हो गया था, जो भी एक्स्ट्रा काम बचा था वो हो गया था। मैं घर जाने के लिए लाइक ऑलमोस्ट मैं ट्रेन का टिकट वगैरह भी देख रहा था उधर। तो एक दिन ऐसे सुबह उठा और ईमेल आया मेरे पापा से, ये सुबह अच्छी थी और सुबह की तरह नहीं थी। और उसमें भाई बहुत अजीब लग रहा था मुझे। उसने एक ही लाइन लिखा था, अच्छा, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग माय लैब, देयर इज ए वैकेंसी, इफ यस देन आई विल फॉरवर्ड योर एप्लीकेशन टू द डिपार्टमेंट। तो मैं तो ऐसे थोड़ा चौंके के लिए, इंटरव्यू में भी नहीं लिया, कुछ पूछा भी नहीं, कोई क्वेश्चन सवाल कुछ भी नहीं, डायरेक्ट लाइक ऐसे कर दिए। क्या बात कि चलो ठीक है। फिर मैंने देखा कि मैं पूछा कि कौन सा क्या क्या प्रोजेक्ट है, मुझे सिलेक्ट भी करने थे जर्मनी और चेक रिपब्लिक का। देखा भाई ये काम मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इधर का जो यहाँ पे रिसर्च था वो कि एक्चुअली कैटालिसिस में है, मैं बात कर सकता हूँ उसके बारे में, बट वो कैटालिस ऑर्गेनिक कैटालिसिस में है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च था। तो मैं सोचा थी कि चलो इधर चलते हैं। और वो मेरे दोस्त वगैरह भी इधर सीनियर्स थे, वो मेरा दोस्त आ रहा था सोमनाथ, सीनियर इमीडिएट सीनियर, वो भी आ रहा था। तो आपने और जर्मनी और चेक रिपब्लिक को इसलिए इग्नोर किया क्योंकि वहाँ का रिसर्च थोड़ा सा लेस इंटरेस्टिंग था? लेस इंटरेस्टिंग था, ऑर्गेनिक में ही था, बट तीनों के बीच में लाइक मुझे ये थोड़ा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और फिर वो भी था दिमाग में, लाइक देख रहा था कि सारे सीनियर्स अमेरिका जा रहे हैं, ऐसे ना इंडिया, फिर ऐसे नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन इज अमेरिका।
तो चलो अमेरिका नहीं हुआ बट नेबरिंग हो गया, कनाडा हो गया। चलो लाइफस्टाइल तो लाइफस्टाइल सिमिलर तो है। सिमिलर ही है। अच्छा, और जर्मनी में भी मेरा सीनियर्स है, हम्म, तो वो लोग वो कहते थे कि लाइक वो लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम है, जर्मन ये तो सीखना है। पड़ता है। तो कनाडा में तो जर्मन इंग्लिश, कह भी रहे थे आपकी हाँ मुश्किल है। जर्मन थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज है। चेक रिपब्लिक भी थोड़ा लाइक ऑड जगह है, उधर भी लैंग्वेज का है। और चेक रिपब्लिक में उतना जान पहचान का कोई नहीं था, मुझे कोई मिला नहीं था कि मैं पूछूं कि कैसा इंस्टीट्यूट है, कैसा किया है। ये भी है। तो थोड़ा ऐसे घबराहट सा होता है ना दिल में कि बाहर जा रहे हो पहली बार, क्या क्या है चेंज, एक अलग कंट्री है, अलग लोग, अलग कल्चर, नई शुरुआत, नई शुरुआत, नया दिन, नई शाम। तो कनाडा में देख के लगा कि ठीक है। एक गलती मैंने किया था जो मैंने देखा नहीं कि वेदर कैसा है इधर। अच्छा। वो मुझे पता ही नहीं था कि इधर नहीं, वो मैं कहता हूँ वो गलती ही नहीं है। अभी तो तब जाके आके जब पहला विंटर हुआ तब मुझे लग रहा था कि गलती है। अभी तो यूज्ड टू हो गया है, अभी तो एडजस्ट हो गया, अभी तो अच्छा लगता है, इट्स ओके। तब लग रहा था फर्स्ट ईयर में आके जब पहला वो इंटरफेस किया, लाइक देख लेना चाहिए था क्या कहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे हैं। बट ये भी है ना कि सस्कैचुअन का ऑनलाइन पे इतना ज़्यादा आई थिंक है भी नहीं कि वेदर या ऐसा पता चल जाए कि कैसा है एक्चुअली। सुनने में तो है कि चलो बहुत ठंडा है, बट सब अच्छे तरह रह लेते हैं यहाँ पे आई थिंक। और तब अब तो सब लोग ऐसे यूट्यूब वगैरह में सर्च करते तब तो उतना नहीं था कि तुम जाके सर्च करो, इधर उधर देखो, उतना वहाँ पे रिजल्ट देखने के लिए कैफे जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और वो खुशी भी था कि मिल रहा है इधर, बाहर चांस मिल गया। बट आपके लिए तो अच्छा एक एक्सपीरियंस, लाइक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा ना, क्योंकि आप बंगाल से हो, तो बंगाल में कहाँ स्नो होती है, वहाँ वो तो नदियाँ वगैरह होती हैं, वहाँ पे मच्छी वगैरह खाते हैं सब, गर्मी है, बहुत गर्मी भी होती है, तो बर्फ वाला एक्सपीरियंस देखने का आपको मौका मिला है यहाँ पे, है ना? दैट वाज वेरी नाइस, जब फर्स्ट टाइम जब स्नो देखा था इधर, ऐसे रूम गिर रहा है। बहुत अच्छा था वो फर्स्ट स्नो एक्सपीरियंस। अभी भी लगता है लाइक अभी स्नो का अभी लाइक जब एवरी विंटर में जब पहला स्नो होता है, दैट फीलिंग्स आते हैं कि अच्छा लग रहा है, गिर रहा है। मूवीज में देखा था अभी सामने से देख रहे हैं जी। तो वो था एक तो एक्चुअली वो कि देखा नहीं था क्योंकि वो यूट्यूब का उतना क्रेज भी नहीं था कि देखे वो इधर सर्च करे। और लाइक खुशी भी था बहुत बाहर जाने के, एक्साइटेड था, और बहुत सारे काम भी करने थे, लाइक वीसा अप्लाई करना था, वो सारी चीज़ें, उसके लिए मेडिकल टेस्ट वगैरह करने सब वो करने पड़ते। तो जल्दी फिर ट्रेन का टिकट बुक किया, कलकत्ता वापस गया कलकत्ता। फिर उधर जाकर VFS का जो ऑफिस वगैरह है उधर कुछ पता भी नहीं था, वो फिर इन्फॉर्मेशन गैदर की कि क्या क्या चाहिए। और ये जो मेरे पास एक्चुअली उतना टाइम नहीं था तब तक, लाइक ऑलमोस्ट इधर आना था, मुझे याद है 26 या 28 अगस्त को आना था इधर। वीसा एक्चुअली जुलाई फर्स्ट वीक ऐसा इस टाइम में अप्लाई किया था। तो मुझे लगा कि जल्दी हो जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लगा। तो वीसा आते आते मुझे ऑलमोस्ट अगस्त सेकेंड वीक हो गया था, अगस्त 10th अगस्त 12th ऐसा हो गया था। तो वीसा के लिए भी वो मुझे नहीं पता था, मेडिकल टेस्ट वगैरह कराने हैं, और वो सारे कलकत्ता में, मेरे घर कोलकाता में नहीं है, तो उधर जाके होटल बुक करके रहना है। फिर वो भी सारा उस पे भी अपॉइंटमेंट्स लेने थे, मुझे अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहा था, तो जाके ऐसे रिक्वेस्ट किया कि बहुत दूर से आए हो, कर दो थोड़ा, ऐसे करके फिर मेडिकल वगैरह किए, फिर VFS का इंटरव्यू वगैरह हुआ, फिर वो करके फिर वापस चले गए। तो जब वीसा आया तो ऑलमोस्ट अगस्त सेकेंड वीक हो गया था, और मुझे अगस्त 28 या 26 को इधर आना थे। तो मेरे पास ऐसे एक हफ्ता बचा था फ्लाइट बुक करने के लिए। वो एक अलग दिक्कत है, फ्लाइट एक हफ्ते में फ्लाइट बुक करो तो उसका प्राइस सोच सकते हो कितना प्राइस, राइट अवे जो बुक करते हैं तो प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं सोचा कि मैं देखा मेरे इधर से जो इन लोगों ने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे उनमें लिखा था कि प्रोग्राम स्टार्ट डेट इज़ फ्रॉम September 6th। तो मैंने फिर एक और ईमेल किया कि मुझे जो अगस्त में जो मिल रहे हैं फ्लाइट्स वो बहुत महंगे हैं, तो क्या नहीं कम लिटिल बिट लेटर, ऐसे September फर्स्ट वीक में क्या आ सकता हूँ मैं। तो ये लोग बोले कि नहीं, तुम ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो तुम्हें टीचिंग करने हैं, तो टीचिंग के लिए एक ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग अगस्त से ही शुरू हो जाता है, अगस्त 28 को। तो अगर तुम वो ट्रेनिंग नहीं अटेंड करोगे तो तुम्हें फेलोशिप नहीं मिलेगा, फेलोशिप के पोर्शन नहीं मिलेगा। कुछ पोर्शन प्रोफेसर से आते हैं, कुछ पोर्शन टीचिंग से आते हैं। तो फिर मैंने देखा कि अभी तो चलो जो है अभी जाना पड़ेगा, तो बुक किया, ऐसे फ़्लाइट नेक्स्ट डे बुक कर दिया था। तो ऐसे मतलब राउंड ट्रिप का फ्लाइट का जो प्राइस है वो एक वन वे में पड़ा था। सेम मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे लगता है हर स्टूडेंट मुझे तब तक नहीं पता था जब मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मेरे को तब पता चला जब यहाँ पे मैं आ गया और मैंने किसी और के साथ बात की, और वो मेरे को बता रहा है कि उसकी राउंड ट्रिप मेरी वन वे ट्रिप से सस्ती है। तब मेरे को पता चला था।
मेरे साथ भी सेम यही चीज़ हुई थी। मुझे लगता है हर स्टूडेंट का ऐसा ही होता है, जब अर्जेंटली करते हैं अर्जेंटली तो करते हैं हो जाता है। और वो फर्स्ट वीक, लास्ट वीक ऑफ अगस्त और सितंबर फर्स्ट वीक वो बहुत महंगा भी रहता है क्योंकि सारे स्टूडेंट वही ट्रैवल करते हैं और एयरलाइंस वो प्राइस हाइक उन्हें पता है कि इंटेक्स हैं, स्टूडेंट्स जा रहे सब हैं। लोग जा रहे हैं। तो आ गया था अगस्त, तब तो मतलब अगस्त में आके तो इधर विंटर पता नहीं चलता, बहुत सुहाना मौसम नॉर्मल है, होता है, बहुत सुहाना ऑटम चल रहा है। ऑटम चल रहा है। तो पहला वो 1-2 महीने तो बहुत अच्छा था और फिर मैं आया था सीकर हिलैंड में जिसमें आप जी, हम भी रहते हैं। वीडियोस बनाए हैं वीडियो आपने। बनाई है मैंने उसकी। तो आई विश कि उससे पहले मुझे दिख जाता आपका वीडियो, बट आपने बाद में बनाया, चलो कोई बात नहीं। और मुझे रूममेट्स अच्छे ही मिले थे, पर क्योंकि मैंने लेट अप्लाई किया था तो मुझे सारे अंडर ग्रेड्स मिले थे मेरे रूममेट्स, और मैं तो ग्रेजुएट स्टूडेंट था, तो मैं सारे मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज इन द यूनिवर्सिटी, तो मुझे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था, बट वो लोग ऐसे अच्छे ही थे, कोई प्रॉब्लम उतना दिक्कत नहीं हुआ था। तो ऐसे ही लाइक अभी 5-6 साल हो गया ऑलमोस्ट, 2017 सितंबर में आए थे, अभी 2023 चल रहा है। रिसर्च कैसा रहा है आपका? 5-6 साल गुजर गए हैं। रिसर्च तो अच्छा ही था। तो पहले जब आया था फर्स्ट ईयर में, इधर कोर्स करने पड़ते हैं कुछ, केमिस्ट्री 801 करके एक कोर्स है। तो दैट कोर्स इज़ लाइक ग्रेजुएट लेवल कोर्स, बट क्योंकि आईआईटी से मैं पढ़ा हूँ तो उधर ये सारे कोर्स कवर्स थे ऑलरेडी, तो वो मटेरियल कवर थे, तो मुझे उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ था। एक प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया था, क्योंकि मैं इधर पहली बार आके आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश लाइक कॉन्स्टेंटली, सारे सब लोगों से रोज़ बात करना, तो वो स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा हो गए थे, लाइक दैट्स वन थिंग आई लर्न फ्रॉम टीचिंग। तो वो टीचिंग करने में जब गया था पहले थोड़ा दिक्कत होता था यहाँ पे क्लास में इधर का कैनेडियन वे ऑफ स्पीकिंग, राइट, तो वो थोड़ा दिक्कत होता था पहले सुनने में, समझने में। और एट द सेम टाइम हम टीचिंग्स भी कर रहे थे लैब्स में, अंडरग्रेड लैब में, तो उसके लिए ट्रेनिंग मिला था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत था जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं और मैं कैसे बताता हूँ समझाने में। तो पहले आगे स्टूडेंट पूछते हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स पूछते हैं, तुम लोग का पहले क्वेश्चन समझो क्या बोल रहे हैं वो लोग, और फिर तुम ऐसे बताओ। तो ऐसे केमिस्ट्री में तो कोई दिक्कत नहीं था, समझा सकते थे, बट लैंग्वेज वाज ए प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, थोड़ा ऐसे मतलब अटेंटिवली सुनना पड़ता था, लाइक अच्छा ध्यान से, थोड़ा नॉर्मल नहीं हुआ था। नॉर्मल वो इंडियन इंग्लिश नहीं है ना, इन लोगों का इंग्लिश है, तो थोड़ा बहुत जल्दी बहुत तेज बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, और इन लोगों का ऐसे कुछ अलग वे ऑफ सेइंग होते हैं, जैसे फ्रेजेस होते हैं, तो ऐसे हम लोग को समझ में नहीं आता। जैसे एक फ्रेज मुझे बहुत ऐसे मेरे प्रोफेसर अभी भी बोलते हैं, तो ऐसे मुझे थोड़ा अजीब लगता है। इधर बोलते हैं कि आई एम ट्राइंग टू रैप माई हेड अराउंड, ऐसे इसका हिंदी मतलब है लाइक समझना, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, तो बोल सकते हो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, बट ये लोग बोलेंगे आई एम ट्राइंग टू रैप माई हेड अराउंड। क्या बोल रहा है ये, क्या सर घुमा रहा है अपना उसके ऊपर, क्या मुझे समझ में नहीं आया। तो कुछ देर से कुछ टाइम बाद ऐसे पता चला कि अच्छा ये आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बोल रहा है। तो ये फ्रेजेस ये लोग ऐसे नॉर्मली यूज कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो वो अभी अच्छा है, दैट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। तो वो थोड़ा एक दिक्कत आया था। बाकी रिसर्च में तो उतना फर्स्ट ईयर में उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं था, क्योंकि कोर्स वगैरह थे और टीचिंग्स वगैरह करने थे। तो वो एक केमिस्ट्री 801 करके एक कोर्स है, तो वो ऐसे मतलब एक सेमिस्टर में तुम बहुत सारे जो बेसिक जो हम ऑलरेडी IIT से पढ़ चुके थे वो सिखा देते थे, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए थे। तो उसके बाद नेक्स्ट सेमिस्टर में एक कोर्स लेना है, और पूरे PhD में 2 और ग्रेजुएट कोर्स लेने थे। एक कोर्स मेरे प्रोफेसर ही पढ़ा रहे थे, वो दो कोर्सेस एक्चुअली रिसर्च के ऊपर फोकस्ड है। रिसर्च में बहुत सारे टूल्स सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, तो वो सिखाते हैं कि वो सॉफ्टवेयर्स कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ऐसे सर्च कर सकते हैं कि इस टॉपिक में कुछ पब्लिश हुआ है कि नहीं, रिजल्ट्स वगैरह है कि नहीं। तो वो सारे चीज़ें सीखे। एक कोर्स था जिसमें एक रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना चाहिए, वो सारे सीखे। सो बहुत यूजफुल कोर्सेज थे। अच्छा, वो एक्चुअली दोज प्रोफेसर इज रियली बैड कि दोज प्रोफेसर एक्चुअली आर गेटिंग ऑलमोस्ट दे आर गेटिंग रिटायर्ड, पुराने प्रोफेसर से। और कोविड के बाद बहुत सारे चेंजेस भी हो गए, तो वो कोर्सेज भी बहुत सारे चेंजेस हो गए उसमें। तो मैं जब आया था एक कोर्स मैंने लिया था, वो लैब का भी कोर्स था, लाइक प्रैक्टिकल कोर्स था, जिसमें एक केमिकल रिएक्शंस को कैसे मॉइस्चर और एयर जो ऑक्सीजन सेंसिटिव रिएक्शंस होते हैं उसको कैसे करते हैं, अंडर आर्गन इनर्ट गैस के अंदर कैसे करते हैं, स्लिंक लाइन टेक्निक बोलते हैं उसको। तो वो सिखाया था, जो मैंने IIT में नहीं सीखा था। IIT में से नॉर्मल रिएक्शन करते हैं खुले में, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, एरोबिक रिएक्शन, बट दोज रिएक्शंस आर एनारोबिक, और उस पर वो गैसेस को डी गैस करना पड़ता है चीज़ों को।
तो दोज कोर्सेज आर रियली गुड। तो प्रोफेसर का एक PhD स्टूडेंट मिल के वो कोर्स टीच करते हैं। तो ऐसे एक लाइक मतलब वो हाथ पकड़ के सिखाते हैं बेसिकली, ये करो वो करो। वो बात अच्छी बड़ी लगती है मुझे। वो तो अच्छे लगते हैं, बट वो सब चले गए। आई वाज लाइक एक दिन में अभी जो आ रहे हैं, जो नया स्टूडेंट, उन लोगों से बात कर रहे थे, वो कोर्स अभी ऑफर ही नहीं होते, क्योंकि वो प्रोफेसर्स भी चले गए, कुछ ग्रेजुएट भी हो गए, स्टूडेंट्स भी ग्रेजुएट हो गए। और कोविड के बाद वो सारे लाइक चेंजेस भी हो गए बहुत सारे, जो भी ऑफर्स कोर्सेज वगैरह थे। तो वो सारे कोर्स लिए, दैट दोज कोर्सेज आर रियली यूजफुल। अभी जो रिसर्च में करता हूँ उसमें काम आते हैं उसमें। तो उसके बाद कोर्स वगैरह तो होते रहे, उसके बाद रिसर्च भी चालू हो गया। उसके साथ साथ प्रोफेसर्स बहुत हेल्पफुल है, मेरे प्रोफेसर तो बहुत हेल्पफुल है। तो कौन है प्रोफेसर आपके? डॉक्टर मिशेल ग्रेवल। सो ही इज फ्रॉम क्यूबेक, इधर फ्रेंच है, बट ही सेटल्ड हियर, इधर सस्काचुअन में ही है। तो उन्होंने इधर से अल्बर्टा से PhD की है, फिर पोस्ट डॉक की है शिकागो से, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। फिर इधर से आके इधर प्रोफेसर है। तो ही इज़ ए रिलेटिवली न्यू। सो मेरे पहले आई एम ही 10th या 11th स्टूडेंट। तो मेरे पहले उसका 10-11 ऐसा स्टूडेंट उस अंडर से ग्रेजुएट किए हैं। तो रिलेटिवली न्यू है अभी प्रोफेसर। मैं जब आया था 2018 में वो फुल प्रोफेसर बन गए। उसके पहले वो असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे थे। तो उस ग्रांट वगैरह भी मिला था उसके बाद। तो अभी ही इज़ लाइक इन दैट पीक एज, अभी ऑलमोस्ट 50 के है। तो अभी थोड़ा साल से 10-15 साल और बाचा है। और इंडिया में तो 665 में रिटायर हो जाते हैं, इधर इतना नहीं है। इधर लाइक यू कैन, मैंने देखा है 90s का भी प्रोफेसर आया है इधर, करते रहो काम। और ये लोग बहुत वो एनर्जेटिक, और वो भी है लाइक बहुत लगता नहीं है कि 80 साल का। क्योंकि मेरे को याद है, मैं फर्स्ट ईयर में जब आया था, मैंने जियोलॉजी की क्लास ली थी। और जियोलॉजी की क्लास जो प्रोफेसर पढ़ा रहा था वो 70-75 प्लस या इतनी की एज का होगा। 70 का भी अगर वैसे तो ज़्यादा के ही होगा। और जनाब कोई देख के कह सकता है उन्हें कि मतलब वो 70 ईयर्स ओल्ड है, 75 ईयर चल फिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी लग रही देख के कि मतलब कोई तकलीफ है। जीन की पैंट पूरी अच्छी तरह पहनी है, टक इन शर्ट है, और लेदर बेल्ट पहन रखी है, और पूरा स्वैग है अपने उस टाइम पे ना। और एनर्जी मेरे से ज्यादा एनर्जी, मतलब और बहुत पैशन है पढ़ाने के लिए। वो लोग सबसे बहुत ओल्ड स्कूल सीखे हैं, जैसे चॉक बोर्ड पे। तो वो चीजें हैं थोड़ी सी एज की, चलो कोऑर्डिनेशन वगैरह या चीजें थोड़ा पॉश हो जाता है काम। बट वो लोग काफ़ी पैशनेट है। अभी भी हमारे डिपार्टमेंट में प्रोफेसर्स है जो लोग लाइक ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स ऑफ कैरियर उन लोग अभी भी। वो लोग रिसर्च नहीं कराते अभी, बट वो लोग आते जाते रहते हैं। तो हम कभी कभी मिलते हैं तो बात करते हैं, तो वो लोग ऐसे स्टोरीज बोलते हैं, तो अच्छा लगता है। लाइक 1960s में कैसा था यूनिवर्सिटी, कैसे कैसे होता था। तो वो सारे है। तो मेरे प्रोफेसर लाइक हम लोग ही कम्स लाइक एक वंस ए वीक ऐसे अपडेट लेते हैं कि लाइक क्या क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, ऐसे पूछते हैं। तो अदर देन दैट ऐसा ही है कि लाइक व्हेन यू ज्वाइन तो दे विल गिव यू ए प्रोजेक्ट कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट है। PhD का लाइक लेंथी प्रोजेक्ट होता है, मास्टर्स करो तो छोटा प्रोजेक्ट होता है, स्मॉल प्रोजेक्ट जो तुम 2-3 साल में ख़त्म कर सकते हो। PhD का यूजुअली 1 से ज़्यादा प्रोजेक्ट होता है, 1 या 2 और 3 प्रोजेक्ट भी हो सकता है। और कभी कभी वो ऐसे तुम्हें डायरेक्टली 3 प्रोजेक्ट नहीं दे देते। ओवर द टाइम तुम धीरे धीरे लाइक जब एक प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट हो जाए तो उसके बाद कभी कभी बीच में ही शुरू करते हो, ऐसा कुछ होता है। तो वो बात रहता है। तो प्रोफेसर से ऑलवेज लाइक यूर हेल्पफुल, तुम्हें बातचीत करते रहते हैं, प्रॉब्लम है तो बात करो, अगर रिएजेंट्स चाहिए, केमिकल्स खरीदने हैं, जो भी एक्सपेंसेस है तो उसका ग्रांट है तो उससे खरीद सकते हो। वो सब का कुछ दिक्कत नहीं है। ऐसे एज सच मेरे रिसर्च के लिए मैंने मेरे जेब से कुछ पैसा का भी कुछ खर्च नहीं किया। और फेलोशिप मिलता है, तो फेलोशिप के लिए तो एक फेलोशिप का इधर है कि डिपार्टमेंटल एक गारंटीड फेलोशिप है। PhD के लिए 5 साल का फेलोशिप मिलता है। तो उसका एक पोर्शन आता है जो प्रोफेसर्स का फंडिंग है, रिसर्च फंडिंग, और एक टीचिंग्स जो हम पढ़ा रहे हैं अंडर ग्रेड्स को। कितना होता है? तो फेलोशिप मैं जब आया था तब 1900 ऐसा कुछ मिलता था पर मंथ। हाँ। okay. तो ओवरऑल देखोगे तो साल में 24,000 ऐसा कुछ जब आए थे। हाँ, जब आए थे। अभी ग्रो वो थोड़ा सा इंक्रीज किया हुआ है, जैसे वेज इंक्रीज होता है इधर, मिनिमल वेज अभी होते होते आई थिंक अभी 25 प्लस ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, ऐसा कुछ 2500 प्लस 2500। तो मंथली 2100 ऐसा कुछ मिलता है। कभी कभी वो थोड़ा वेरी करता है, लाइक सामान में टीचिंग नहीं रहता तो सामान फिर रिसर्च के प्रोफेसर के ग्रांट से आता है। तो ऑन एन एवरेज 2000 पर मंथ कैनेडियन डॉलर हाँ आता है। कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा कुछ वेरी करता रहता है। और उससे तो उससे तुम्हारा तो लाइक इधर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ रहने का, खाने का, तो सब चल जाता है। तो आपने तो रेसिडेंस के बारे में वीडियोस भी बनाए,
तो एक्सपेंस के बारे में भी बात की है आपने, तो इसमें तो पता चलता है कि क्या क्या है। तो अभी तक तो मुझे बाहर काम नहीं करना पड़ा, जो पीएचडी का फेलोशिप मिल रहा है तो उससे ही मैनेज हो जाता है अच्छी तरह। कुछ सेविंग्स भी करने पड़ते हैं जब इंडिया जाने होते हैं। हाँ वो तो है, फ्लाइट क्योंकि फिर टिकट्स एकदम के से लिए एक्सपेंस आ जाता है ना, तो वैसे मैनेज करने के लिए थोड़ा देख के खर्च करना पड़ता है। कभी कभी मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, तो वो बाहर खाने का एक्सपेंस थोड़ा कम है, बट कभी कभी मन करता है तो पिज्ज़ा वगैरह इधर उधर खा लिए। ठीक है, ऐसे ही अच्छा रहता है। पब्लिकेशंस का कैसे रहा है? तो पब्लिकेशंस का है कि जो मैं आईआईटी में काम किया था तो उसका पब्लिकेशन है, एक पब्लिकेशन होता है। और मैंने मास्टर्स फर्स्ट ईयर में जो समर वेकेशन है, एक्चुअली सारे लोग बच्चे घर चले जाते हैं, तो मैं एक्चुअली वो भी मैंने यूज़ किया था। तो मैं आईसर पुणे में गया था उधर समर इंटर्नशिप करने के लिए, एक प्रोफेसर को अप्रोच किया था। तो उधर कभी तब ऐसे उस टाइम में 2015 का बात कर रहा हूँ, तब ऐसे ईमेल करके जाते थे। अभी शायद उन लोग का ऐसे प्रोसीड्योर आ गया है, लाइक जैसे एप्लीकेशन सेट प्रोसीड्योर बन गया है, तो तुम्हें अप्लाई करना होता है उधर। तो मैंने गया था वो करने के, तो उधर से मेरे समर में 4 months या 3.5 ऐसा कुछ मंथ्स उधर काम किए थे। तो उससे एक पब्लिकेशन है। और अभी तक पीएचडी का एक्चुअली वो कोविड आ गया था जैसे 2019 में, तो बीच में रिसर्च बंद करना पड़ा, नहीं तो एक प्रोजेक्ट हो गया था। तो वो पब्लिकेशन अभी हो रहा है, तो आ जाएगा कुछ दिन में। नहीं तो यहाँ की और इंडिया की पब्लिकेशन में क्या प्रोसीजर का डिफरेंस है, कैसे करते हो? पब्लिकेशन का ऐसा है कि लाइक प्रोजेक्ट होते हैं, तो प्रोजेक्ट खत्म करो, फिर प्रोफेसर से बात करो। तो कभी कभी होता है कि वो लिखना पड़ता है जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट का आउटकम है, तो ऐसे इंट्रोडक्शन, रिजल्ट्स, डिस्कशन, एक्सपेरिमेंटल सेक्शन। किस पे लिखना, कहाँ पे लिखना पड़ता है, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं, ऐसे तुम ये लिखो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसे लिखो। अच्छा, फिर देन वर्ड, फिर ये जो रिजल्ट्स है ये डिफरेंट जर्नल्स होते हैं, बड़े बड़े जर्नल्स, अमेरिकन जर्नल्स होते हैं, इंडियन जर्नल्स है, यूरोपियन जर्नल्स। केमिस्ट्री के कौन से हैं? केमिस्ट्री के भी बहुत सारे जर्नल्स है। एक जो टॉप जर्नल्स है उसके एक है जैक्स, जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। ओके। और एक है एंग्यू आंटेकेमी, वो आता है जर्मन से। वर्ड सुन के आप समझ में आ रहा है एंग्यू आंटेकेमी। सो ये सारे बड़े बड़े जर्नल्स है, और इससे भी बड़ा बड़ा है लाइक नेचर, साइंस, उस सब में केमिस्ट्री पब्लिश होते हैं। बट जो मेनली जो कोर केमिस्ट्री का रिसर्च है वो पब्लिश होता है इन जैक्स, एंग्यू आंटेकेमी। और फिर सब जो ऐसे बोल रहा था लाइक फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनका भी स्पेसिफिक जर्नल्स है। जैसे ऑर्गेनिक का एक है जर्नल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके, ऑर्गेनिक लेटर्स करके है। ऐसे ऐसे जर्नल्स आते हैं। फिजिकल का भी जर्नल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री आता है। तो डिपेंड्स करता है लाइक हार्ड वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हो फिर उनको सबमिट करते हो? हाँ, सबमिट करते हैं। फिर वो लोग रिसर्च की है, तो हार्ड डॉक्यूमेंट में इंट्रोडक्शन, हाँ, सारा एब्स्ट्रैक्ट, पहले एक एब्स्ट्रैक्ट देना पड़ता है कि जो व्हाट इज द लाइक द जिस्ट ऑफ दैट रिसर्च। उसके बाद ऐसे इंट्रोडक्शन, उसको किस टॉपिक पे रिसर्च हुआ है। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल सेक्शन, जो भी किए, रिएक्शंस वगैरह उसको डिटेल्स में लिखना होता है, ये ऐड किया, वो ऐड किया, ये सारे सेक्शंस। उसके बाद कॉन्क्लूजन, लास्ट में जो सारे कॉन्क्लूजन होते हैं, वो एक ऐसे एक 4-5 पेज, डिपेंड करता है जो जर्नल है वो एक आता है। और उसके बाद तुम्हें एक सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन डालना पड़ता है। दैट एक्चुअली इज रियली ह्यूज डॉक्यूमेंट। वो 20 से लेके 100 200 पेजेस का भी होता है। उसमें ऐसे डिटेल्स में लिखना पड़ता है हर एक, जो भी तुम केमिकल बनाओ, जो भी तुम लाइक व्हाट एवर यू डिड इन योर, मतलब एक ओवरव्यू का डॉक्यूमेंट हो गया, और रेफरेंस के लिए जो है उसके अंदर पूरी डिटेल, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस या सब कुछ, हाँ, तो डेटा जो भी कलेक्ट किया है, डेटा सारे चीज़ें उधर, नंबर्स वो भी सबमिट करना पड़ता है। तो पहले सबमिट करो, उसके बाद रिव्यूअर्स होते हैं। तो ये सारे जर्नल्स के अंडर साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट। दे रीड दोज पेपर, दे रीड दोज जो सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन दिए है, और फिर वो एक्चुअली रिव्यू करके वो तुम कमेंट्स भेजते हैं कि लाइक तुम्हें ये और करना चाहिए, कि ये ठीक। कभी कभी होता है कि वो ऐसे पास हो जाते हैं। 3 लोग, यूजुअली 3 रिव्यूअर्स होते हैं, और कभी कभी 2 भी होते हैं, और उनका कमेंट्स आते हैं कि लाइक इज़ इट गुड फॉर पब्लिकेशन और इज नीड्स फर्दर ऐसे कुछ और काम करने हैं उस पर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे गिव लाइक स्मॉल करेक्शंस देते हैं कि तुम ये रिएक्शन और एक बार करके आओ, कि ये डेटा और एक बार कलेक्ट करके। कितनी करेक्शंस वो अलाउ है? वो डिपेंड करता है। लाइक अगर बहुत ज़्यादा करेक्शन है तो देयर इज़ अ चांस दैट करेक्शन करके सबमिट करने के बाद भी रिजेक्ट हो सकते हैं। और वो एक्चुअली पता चल जाता है, जैसे पहले जब कमेंट्स आते हैं रिव्यूअर्स के, उससे ही पता चल जाता है कुछ होने वाला है कि नहीं, कुछ कि बम फटेगा कि नहीं। तो वो भी एक है। तो वो लोग ऐसे बोल देते हैं, तो उसके बाद यू डू दोस करेक्शंस और फिर से सबमिट करो। अगर हो जाता है तो होता है, नहीं तो वो ऐसे बोल देते हैं, रिजेक्ट करते हैं।
और रिजेक्ट करने के बाद अच्छा है, लाइक दे विल एक्चुअली मोस्ट ऑफ द जर्नल विल गिव यू ए रेफरेंस, के ऐसे बोल देता है कि लाइक इस वजह से रिजेक्ट हुआ है। कभी कभी नहीं बोलते हैं कि क्यों हुआ है, बट वो लोग ऐसे सजेशन देते हैं कि तुम उस जर्नल पे जाके सबमिट करो, ये एक्चुअली हमारा जर्नल से उतना मैच नहीं हो रहा है। सब जर्नल का एक फोकस रहता है, अलग अलग फोकस रहता है, तो वो बोला कि दैट जर्नल इज एक्चुअली गुड, तुम तो उसमें सबमिट कर सकते हो, वो लोग सजेशन देते हैं। तो यूजुअली लोग ट्राई करते हैं केमिस्ट्री में दिस जैक्स एंगो एंटेकेमी, जर्नल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रोफेसर्स कितना हेल्प करते हैं पब्लिकेशंस के दौरान? हाँ, तो पब्लिकेशंस ये जो मैं बोल रहा था वर्ड डॉक्यूमेंट लिखना होता है, कभी कभी दिस पार्ट प्रोफेसर्स कैन डू इट, तो वो लोग कर सकते हैं, और कभी कभी हमें करके देते हैं आपको? करके देते हैं, तो हम लोग ऐसे सबमिट कर देते हैं। कभी कभी हुआ जो मैं मास्टर्स में जो था, जो तो जब अगर वो करते हैं तो उसमें ऑथरशिप का कुछ आता है इशू के आपके नाम पे ही ऑथरशिप होता है? उतना नहीं होता है, ऐसा एक ऑथरशिप आता है कि जिसने काम किया है वो पहला ऑथर होगा, और प्रोफेसर इज ऑलवेज द लास्ट ऑथर, क्योंकि उसका ऐसे प्रोफाइल में ऐड होता है, जो भी पेपर आएगा वो उसके लिए इज गुड फॉर हिज प्रोफाइल, तो उसके प्रोफाइल में ऐसे ही ऐड हो जाएगा। तो प्रोफेसर यूजुअली फास्ट ऑथर नहीं लेते, जो स्टूडेंट ने काम किया है वो इस फास्ट ऑथर लेते हैं। और जो मैंने मास्टर्स में काम किए थे वो एक्चुअली मैं एक पीएचडी का अंडर, पीएचडी स्टूडेंट का अंडर किए थे, तो ही वाज द फर्स्ट ऑथर और मैं सेकंड ऑथर था, और प्रोफेसर थर्ड ऑथर थे। बट प्रोफेसर्स के लिए ऑथरशिप उतना उनका तो मैटर नहीं करती, कि ऐसे भी उनका नाम आने ही वाला है, प्रोफेसर बन गए। हाँ, तो डिपेंड करता है। जैसे मास्टर्स में मैंने पेपर नहीं लिखा था, जो भी पब्लिकेशन वो पीएचडी भैया ने और प्रोफेसर ने मिल के लिखे थे। अभी जो लिखा हूँ तो वो मुझे ही लिखना पड़ा। और प्रोफेसर कभी कभी होता है, प्रोफेसर देखते हैं कि इसका इंग्लिश थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइक बहुत सारे करेक्शंस करने पड़ेंगे, तो मैं ही लिख देता हूँ। थोड़ा डिपेंड करता है, कभी कभी बिजी रहता है स्टूडेंट, बहुत काम है, तो प्रोफेसर खुद ही लिख देता है, तो वो रहता है। तो इट डजंट मैटर, लाइक जो भी लिख रहा है, तुम भी लाइक मुझे भी पता है क्या काम है, प्रोफेसर को भी पता है क्या काम है, तो मिल के ऐसे लिखते हैं। फिर इंडिया की पब्लिकेशन वहाँ पे जो करी थी वो कैसी रही? हाँ, वो अच्छा था। वो भी सिमिलर है प्रोसीजर? हाँ, सिमिलर ही प्रोसीजर है। ओके, सेम प्रोसीजर। तो मैंने जो प्रोजेक्ट का जो पार्ट किए थे, मैंने उस पीएचडी भैया को भेज दिए थे, मेरे डेटा एनालिसिस करके सारे, तो उसने लिख के प्रोफेसर को सबमिट किया। किन बारे में थी पब्लिकेशंस? तो मैंने जो पब्लिकेशन किए थे वो इंडिया का आईआईटी से जो किया था, वो एक्चुअली एक नेचुरल प्रोडक्ट है। जैसे जो हम जो मेडिसिन लेते हैं ना, बहुत सारे चीज़ें, तो मेडिसिन एक्चुअली किसी न किसी ने किसी प्लांट या कहीं से निकला है पहले, कोई जैसे हम आयुर्वेदिक बोलते हैं हर्ब्स वगैरह, उधर से हर्ब्स जैसे हल्दी ले लिए, हल्दी खाने से कुछ कहीं पे कुछ हो रहा है, बट हल्दी का हम तो ऐसे खाते हैं और पीते हैं जो भी है, बट हल्दी का अंदर केमिकल्स होते हैं ना, तो कुछ देयर इज ओनली फ्यू केमिकल्स जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है, जो भी हमारा बॉडी में इफेक्ट हो रहा है। बाकी का सारा ऐसे अलग अलग चीज़ है, जितना उतना एक्टिव नहीं है, तो उसको एक्टिव केमिकल्स बोलते हैं। जो हल्दी का अंदर जो है एक्टिव कार्क्यूमिन है, तो वो एक्चुअली बॉडी में जो भी इफेक्ट हो रहा है हल्दी का, वही है। तो साइंटिस्ट ने वो सारी चीज़ें ऐसे आइसोलेट की है, बट ऐसा तो नहीं है कि एक दवाई बनाने के लिए एक जंगल साफ कर दे, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो साइंटिस्ट करते हैं कि वो उसको फिर देखते हैं कि केमिकल वो कंपाउंड क्या है, फिर उसको लैब में बनाते हैं, फिर अगर उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है तो फिर उसको ऐसे बेचा जा सकता है ड्रग्स वगैरह करके। तो मैंने तो दैट्स वो एक्चुअली एक कॉन्टिन्यूस रिसर्च है कि सारे ऐसे साइंटिस्ट ढूंढते रहते हैं कि किस पेड़ में क्या, किसी फंगस में क्या क्या एक्टिव कंपाउंड मिल रहे हैं, किसी का एंटी कैंसर है, किसी का एंटी अल्जाइमर्स है, ऐसे बहुत सारे डिजीज़ में है। तो मैंने जो काम किया था वो एक एंटी अल्जाइमर्स डिजीज़ किसी ने ढूंढ के निकाला था, कहीं एक मेरीन समुंदर से मिला था कहीं पे, तो वो एंटी अल्जाइमर्स ड्रग था उसका। तो उन लोगों का काम है, 2000 बायोकेमिस्ट, उन लोगों का काम है, वो लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल सोर्सेज से, फिर वो ऐसे बोल देते हैं कि इसका ये प्रॉपर्टीज़ है। अभी केमिस्ट का काम है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट का काम है, तो उसे लैब में बनाओ। तो हम लोग ने एक वो मॉलिक्यूल बनाए थे। ओके। बट हमारा काम नहीं है कि उसको ऐसे टेस्ट करे कि मेडिसिन में कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं। वो लोग ऐसे बायोकेमिस्ट बोल देते हैं कि इसका हो सकता है, इसका एंटी अल्जाइमर्स डिजीज़ का कुछ हो सकता है, एंटी अल्जाइमर्स डिजीज़ के, बट वो फार्दर और काम है, वो आपका नहीं है, वो कोई और हैंडल कर, बायोकेमिस्ट और मेडिसिनल केमिस्ट होते हैं, वो लोग करते हैं। तो हम लोगों ने लाइक द प्रोजेक्ट आई हैड, इट वाज लाइक ए सिंथेसिस ऑफ ए नेचुरल प्रोडक्ट, उसको नेचुरल प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो बाद में थी पब्लिकेशन जो आईआईटी जो आइजर पुणे में किया था, वो एक्चुअली थोड़ा अलग था, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं था, वो मटेरियल्स केमिस्ट्री था। तो और एक प्रॉब्लम जो हम सब जानते हैं कि अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होते हैं। तो एक एरिया ऑफ रिसर्च है इनऑर्गेनिक केमिस्ट और मटेरियल केमिस्ट बोलते हैं उन लोगों का। वो लोग ऐसे मटेरियल्स बनाना चाहते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले मॉइस्चर से,
तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा। तो वो ऐसे पोरस मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड स्पंजेस वो उसको पोरस मटेरियल्स बोलते हैं, जो उसको सोख लेता है, पोर्स। तो उस पे एक मटेरियल है, उसको बोलते हैं MOF, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। अच्छा। तो मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्लेंड करके ऐसे बनाते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं। तो उसके ऊपर काम किए थे। तो वही सेम PhD के भैया थे, उसके साथ काम किए थे मैंने। तो उसका एक पब्लिकेशन आया था उसमें, आइजर पुणे से। और जो यहाँ पे कनाडा में हाँ, publication? तो यहाँ पे मैं जो बोल रहा था, जर्मनी और चेक रिपब्लिक से ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा था। ये एक्चुअली जो अभी मैं काम कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कैटालिसिस, ऑर्गेनो कैटालिसिस। इस टॉपिक पे 2021 में नोबेल मिला है, इस सेम टॉपिक में, ऑर्गेनो कैटालिसिस। तो किस बारे में होता है ये, थोड़ा बताओ। इजी? हाँ, इजी है कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस, अभी जो बोल रहा था, जो एक मिला एक्टिव कंपाउंड उसको लैब में बनाना है, कैसे बनाना है, रिएक्शंस करने हैं, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स वगैरह को मिक्स करने हैं। यूजुअली जो रिएक्शंस है वो बहुत स्लो है, लाइक तुम मिक्स करके छोड़ो 2 दिन 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 साल। तो उसमें हम डालते हैं कैटालिस्ट डालो तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ये बेसिक है केमिस्ट्री का। इतना तो पढ़ा हाँ, है इतना पढ़ा है। तो बट जो ऑर्गेनिक का जो कैटालिस्ट है, जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस करते हैं, वो सारे यूजुअली मेटल्स है। और लाइक मेटल्स मतलब हेवी मेटल्स, पैलाडियम, लेड, ये सब जो लाइक मेटल्स आते हैं। तो उसका एक प्रॉब्लम है, मेटल्स को पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, लाइक कहीं से लेके आना पड़ता है। और उसका मेटल्स हो जाने के बाद वो वेस्ट जनरेट करते हैं, मेटल वेस्ट, विच इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण के लिए उस बहुत वो हानिकारक है। तो लैब में चलो छोटा मोटा स्केल में करते हैं, बट जो ड्रग बना रहा है, जो इंडस्ट्री बिग स्केल पे बाद में होगा, बिग स्केल में तो बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे ना। तो एक एरिया ऑफ रिसर्च है जो हम लोग ढूंढते रहते हैं कि कैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ही हम कैटलिस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। उसको ऑर्गेनो कैटलिस्ट बोलते हैं। तो हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस कर रहे हैं, बट और जो कैटलिस्ट है उसको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही यूज़ करेंगे। तो अगर वेस्ट भी जनरेट होता है तो ऐसे वो पर्यावरण में रिएक्शन में ही रह रहेगा। बट अगर वेस्ट डिस्पोजल भी करे तो उतना हानिकारक नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, वो डिग्रेड हो जाएगा। मेटल्स बहुत टाइम लगता है, और उसके मेटल का पॉइजनिंग भी हो जाता है, किसी और एनिमल में चले गए, फिर वापस फिर से घूम के हमारे ह्यूमन बॉडी में ही आ गए। अगर ऐसे रिवर में डंप कर दिए तो मच्छी ने खा लिया, फिर ऐसे घूम के हमारे बॉडी में आ गया। ऐसे होता है बहुत बार। अभी हुआ भी है, लाइक एक एग्जांपल है लेड पॉइजनिंग। बहुत सारे इंडस्ट्री ऐसे डंप करते थे लेड वेस्ट को, फिर वो लेड एक फिश में कॉन्सेंट्रेट हो गया, फिर वो ऐसे ह्यूमंस भी बहुत ट्यूना में हुआ था आई थिंक ये, मुझे याद नहीं, बट जापान में कोई पे हुआ था। उसको मीनामाटा डिजीज बोलते थे, ऐसे लाइक डिफॉर्मिटीज आ जाते थे बेबीज में, जो बच्चे पैदा हो रहे थे, वो सारे ऐसे। बट बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है कि मेटल को ऐसे थ्रो करने में एनवायरनमेंट का बहुत ऐसे दिक्कत आते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं जो उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। तो मेरा प्रोफेसर वही एक, उसमें भी बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं। मेरा और प्रोफेसर जो जिसमें काम करते हैं उसको NHC बोलते हैं, एन हेटेरोसाइक्लिक कार्बिन। कार्बिन। सो इसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, सो एक बहुत गहरा टॉपिक है। सो बेसिकली एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कार्बन्स है, नाइट्रोजन्स है, और भी और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो उसको हम ऐसे उसको बनाने की कोशिश करते हैं पहले तो, क्योंकि वो पहले पता है कि वो ऑर्गेनिक दैट मॉलिक्यूल कैन डू कैटालिसिस, उसको पहले पता चल गया था बहुत साल पहले किसी ने रिसर्च किया। अभी उसका है कि उसको कैसे यूज़ करे, क्योंकि उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स है। जो भी कैटालिस्ट ऑर्गेनिक कैटालिस्ट है, तो उसको कैसे मॉडिफाई करके उसको कैसे अच्छे बना सकते हैं। वो दैट एरिया इज मेरे प्रोफेसर उस पर करते हैं कि नया कैटालिस्ट ढूंढो, क्या अच्छा कैटालिस्ट, और उसको यूज़ करके देखो उसका क्या क्या इफेक्ट है, ताकि वो अगर अच्छा रिजल्ट आए तो कोई इंडस्ट्री वगैरह उसको एक्चुअली दे कैन परचेज इट एंड पेटेंट इट। ऐसे हम भी पेटेंट कर सकते हैं, बट वो भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो वो दैट एरिया मुझे अच्छा लगा था कि ये एक्चुअली बहुत, मुझे पता था कि ये हॉट टॉपिक है, और मुझे लग भी रहा था कि किसी न किसी दिन इतने सारे काम हो रहे थे इसमें, कोई भी नोबेल लॉरिएट आएगा इसमें 2021 में। नहीं, अच्छा भी है, कितना रियल लाइफ में एप्लीकेबल है और कितना हेल्प करता है। एग्जैक्टली, इसका मतलब दिखता है लेकिन कितना इफेक्ट है इसमें, प्रैक्टिकल इफेक्ट है। हाँ, राइट। इसीलिए लाइक नोबेल मिलता है, मतलब इससे रियली लाइक इम्पैक्टफुल फॉर द ह्यूमन काइंड के लिए बहुत अच्छा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा काम है, और मैं तो चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी रिसर्च में आप सफलता हासिल करो, राइट। और यहाँ की रिसर्च जो आपने अभी तक करी है उसके, और जो अभी आप पब्लिकेशंस का भी आपने बोला कि प्रोसीजर है, तो वो कैसा रहा है आपका भी और कैसा है?
हाँ, अभी तो ठीक ही था। मतलब जो मैं जब आया था प्रोफेसर ने कुछ वो प्रोजेक्ट्स दिए थे, तो वो प्रोजेक्ट्स मैं जब ख़त्म कर रहा था, ये भी लाइक कभी कभी होता है, मेरे साथ एक्चुअली हुआ है। लाइक एक मेरा सीनियर था, तो वो भी मैंने पैरेलल सिमिलर टॉपिक में काम कर रहा था, बट ही वाज ऑलमोस्ट ग्रेजुएटिंग। तो उसका प्रोजेक्ट, बट उसने कुछ बनाया था ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, बट उसका टेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। तो मेरे प्रोफेसर ने बोला कि चलो तुम अगर कर लो, तो वो मेरा सेकंड प्रोजेक्ट बन गया। तो मैं वो फिर से बनाया, और वो अभी टेस्टिंग चल रहा है, तो वो अभी उसका आ रहा है रिजल्ट, तो उसको वही कर देंगे। तो ऐसा ही है, लाइक यू फिनिश योर प्रोजेक्ट, सारे जो डेटा है डेटा ले लो, और उसके बाद प्रोफेसर से डिस्कस करो। कभी कभी वो लिखते हैं, कभी कभी मुझे भी लिखना होता है, तो वो हम ऐसे ही नॉर्मली मैनेज करते हैं। और वो भी डिस्कस करना पड़ता है कहाँ भेजना है। वो प्रोफेसर को ज़्यादा नॉलेज है कि इस टॉपिक प्रोफेसर का ही काम इस टॉपिक में कहाँ जाना चाहिए रिजल्ट को। तो आगे का आपका क्या प्लान है फिर, कि बाद में जॉब करनी है कि प्रोफेसर ही बन जाना है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपकी, जिसे मैंने बातें जो जितनी भी सुनी हैं, कि आपके सीनियर्स जो हैं आपके लिए गाइडिंग लाइट रहे हैं। हाँ। और उन्हीं के पीछे आप चलते रहे हो। अब आपके सीनियर आपके प्रोफेसर हैं, तो आप प्रोफेसर बनोगे तो जॉब इंडस्ट्रियल में जाओगे? एक ऐसा है कि लाइक जब मैं आया था इधर पहली बार, उधर दैट टाइम मेरा वही था दिमाग में, लाइक कि सारे सीनियर्स ऐसे जा रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, फिर पोस्ट डॉक कर रहे हैं, फिर जाके प्रोफेसर बनेंगे। तब वो ऐसे वो लेके आया था। बट अभी 5 साल में बहुत कुछ बदल गया है। बदल जाता है, लाइक सिचुएशन चेंज होता है बहुत सारे। तो पीएचडी में ऐसा है, लाइक फर्स्ट ईयर में ऐसे कोर्स वगैरह करो, फिर अपना रिसर्च में करो, फिर एक आता है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम आता है। तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम ऐसा है हमारे डिपार्टमेंट के लिए कि तुम जिस टॉपिक में काम कर रहे हो उससे हट के, लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट कुछ टॉपिक में तुम्हें रिसर्च करना है 1-2 महीने में, और रिसर्च करके एक रिपोर्ट लिख के सबमिट करना है। फिर तुम्हारा कमिटी एक बैठ के दे विल इवैल्यूएट कि तुम एज ए इंडिपेंडेंट रिसर्चर तुम पीएचडी छोड़ के भी तुम कुछ कर सकते हो कि नहीं, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है कि नहीं। सो दैट एग्जाम वाज गुड। तो मैंने वो एग्ज़ाम पास किया था। तो सो मैं दैट टाइम मुझे पता चला लाइक दिस इज़ ऑल्सो लाइक ए नाइस थिंग। अगर ये स्किल मुझे चाहिए अगर प्रोफेसर बनना है, तो ये मुझे तो सोचा नहीं था मैंने पहले, लाइक इंडिपेंडेंट रिसर्चर। तो तब वो अच्छा था, तो वो हो गया। अभी मेरे सामने बस वही है, डिफेंस थीसिस को ख़त्म करने। तो उसके बाद मैंने प्रोफेसर से बात की है। तो ऐसा है कि लाइक ये इज ए कोर्स सब्जेक्ट, साइंस कोर्स सब्जेक्ट, तो इसमें तुम फर्दर रिसर्च कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो इट्स लाइक पीएचडी के बाद आता है पोस्ट डॉक, बट पोस्ट डॉक कोई कोर्स नहीं है, ये जॉब की तरह ही है। लाइक यू गेट पेड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, बट फिर वो एक्चुअली होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। तो तुम्हें यूजुअली 1 साल या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और उसके बाद एक कभी पोस्ट डॉक 1 साल होता है, 2 साल होता है, एक पोस्ट डॉक होता है, 2 पोस्ट डॉक होता है, एक प्रोफेसर से छोड़ के तुम दूसरे पे जाओ। तो प्रोफेसर बनने में लाइक यूजुअली यू नीड पीएचडी ऑफ कोर्स, एंड ऑल्सो यू नीड एटलीस्ट 1 पोस्ट डॉक, और दैट ऑल्सो लाइक फ्रॉम ए बिग यूनिवर्सिटी। अगर इंडिया जाके प्रोफेसर बनने हैं, अच्छा, तो उसके वो धब्बा जरूरी है पीछे जो स्टैम्प, ईमेल से ईमेल जाना चाहिए। तो कहाँ किसके अंडर कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो। एक्चुअली तो जब पीएचडी कर रहे हो, पीएचडी में यूनिवर्सिटी मैटर करता है, बट पीएचडी में ज़्यादा मैटर करता है तुम किसके साथ कर रहे हो, कौन प्रोफेसर है। अगर वो अच्छा नहीं है तो तुम्हारा जिंदगी में प्रॉब्लम है। अच्छा, बिकॉज इट्स लाइक योर पार्टनर फॉर नेक्स्ट 5 अर्जुन के द्रोणाचार्य कौन है? एग्जैक्टली, इट्स योर पार्टनर जिससे तुम रोज मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 या 9 to 8 वॉट एवर तुम टाइम गुजारोगे फॉर द नेक्स्ट 5-6 ईयर्स। तो वो इंसान अच्छा होना चाहिए पीएचडी में। और पोस्ट डॉक में थोड़ा अलग है। पोस्ट डॉक इज़ लाइक यूनिवर्सिटी मैटर करता है, कहाँ से तुम किए हो, क्योंकि जब तुम जॉब एप्लीकेशन में ले जाओगे प्रोफेसर के लिए, वो देखते हैं तुम कहाँ से पोस्ट डॉक किए हो। तो आप क्या कर रहे हो पोस्ट डॉक जॉब के? तो मेरा तो अभी इच्छा है पोस्ट डॉक करने का, तो आई विल अप्लाई फॉर पोस्ट डॉक। एंड मेरा जो प्रोफेसर है, ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्री। अच्छा, क्योंकि वो उसका एक है कि इज़ लाइक मेरे लैब से रिसर्च करके निकल रहे हैं, तो ये डायरेक्टली जाके कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए सोसाइटी में। पोस्ट डॉक करो तो यू आर स्टिल इन द रिसर्च, और अगर फिर सेम थोड़ा सा साइड चला जाते हो। और प्रोफेसर होने में टाइम भी लगता है। पोस्ट डॉक 2-3 साल करो, फिर अप्लाई करो, कहीं पे वैकेंसी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हर रोज प्रोफेसर रिटायर हो रहे हैं। और इंडिया में तो कुछ और है, प्रोफेसर होने के लिए कुछ और भी चाहिए होते हैं। और क्या चाहिए होता है? कनेक्शंस वगैरह, पॉलिटिकल कनेक्शंस, वो अभी बात नहीं कर रहे हैं, छोड़ो। बट जो भी है, लाइक इंडिया में प्रोफेसर अगर होना है तो लाइक यू वांट टू बी इन द टॉप आईआईटीज और आईजर, लाइक ऐसे छोटे मोटे कॉलेज में तो ठीक है, फिर इतना दूर आने का जरूरत नहीं था, तुम स्टेट एग्जाम्स वगैरह भी डाल सकते थे।
तो अगर इंडिया में वापस आ रहे हैं तो ऑफकोर्स विल ट्राई लाइक IITs बड़े इंस्टीट्यूट में, बट उसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसीडियर है, लाइक यू हैव टू डू पोस्ट डॉक। वो देखते हैं अभी, वो है दिमाग में है। अच्छा। बट मेरा प्रोफेसर का जो आइडिया है इज़ लाइक तूने यू हैव एनफ PhD, मतलब तुम्हारा एक्सपर्टीज है इस टॉपिक में। अब तुम अगर इंडस्ट्री में जाओगे देन यू डायरेक्टली यू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, राइट। तुम मेडिसिनल कुछ टॉपिक में काम कर रहे हो, कुछ मेडिसिन बना रहे हो। डॉक्टर बोल सकते हैं फिर अभी आपको? अभी तो कुछ महीने और बाकी है। कुछ महीने और बाकी है। कोई बात नहीं, बोल देते हैं क्योंकि अब कुछ ही महीने बाकी हैं। साल तो गुजर गए हैं, महीने भी गुजर जाएंगे। और आपका जैसे आपने बताया कि इंडिपेंडेंट रिसर्च का एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया है, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर बन ही जाओगे। तो मैं डॉक्टर थंबनेल में भी डाल दूँगा, टॉकिंग विद द डॉक्टर। एक और मेरे को बात जाननी थी कि आप बताओ मेरे को कि केमिस्ट्री का कनाडा में जॉब मार्केट कैसा है? केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री में जैसे मैं बोल रहा था डिफरेंट फील्ड्स है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल सारी चीज़ें हैं। तो देयर इज़ जॉब्स, ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ भी है, बट तुम्हें देखना पड़ेगा कहाँ है, कहाँ पे है। ऑर्गेनिक केमिस्ट के जैसे मैं जानता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट का मोस्टली है क्यूबेक मॉन्ट्रियल में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है। और ऐसा है कि लाइक देयर इज़ ए दिस बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज जैसे जिसमें हम जा सकते हैं, दे हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट। फाइजर हो गया, जब कोविड की वजह से हम सबको पता भी चल गया, फाइजर, बायोनटेक, नोवाट्रिस, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, सारे आगे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऐसे ड्रग्स सेल करते हैं ना, जो भी कोविड वैक्सीन है जो भी, बट ये लोग ऐसे दे डोंट, क्योंकि एक ड्रग बनाने में बहुत सारे स्टेप्स है, ऐसे नहीं कि कुछ टेस्टिंग लगती है और उसकी वेरिफिकेशन होती है सब कुछ, और गवर्नमेंट से प्रोसीजर, गवर्नमेंट से FDA अप्रूवल वगैरह चाहिए, वो भी है। बट जो ऐसे मैं बोल रहा था जो नेचुरल सोर्स से एक्सट्रैक्ट किए फिर केमिस्ट लैब में बना रहा है, तो वो बनाने के में भी स्टेप्स है बहुत सारे, एक ऐसे एक दो कुछ मिलाने से नहीं बनता, बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो ये फाइजर, ये लोग को क्या है, ये लोग दीज आर कॉल्ड फार्मा जायंट्स, ये लोग को पैसा बनाना है, सच बात है। ये लोग ऐसे बैठ के 10 स्टेप का रिएक्शन नहीं करने नहीं वाले हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं छोटे छोटे कंपनीज को। वो दो छोटे कंपनीज आर कॉल्ड CROs, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो कनाडा में बहुत सारे ऐसे CROs है, वो लोग एक्चुअली रियल रिसर्च, दे आर डूइंग द रियल रिसर्च। फाइजर बड़े कंपनी, दे टेक द क्रेडिट एक्चुअली। सो बट ये लोग बहुत साथी रहे, फाइजर बड़े जो कंपनीज है ना, ऐसे मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, फाइजर को गाली नहीं दे रहा हूँ, मुझे भी जाना है वही सोच रहा था कि वो इतने शातिर हैं, बट आपने पकड़ लिया क्योंकि मैं हो गया मेरा बहुत साल, तो मैं जानता हूँ कैसे काम होता है। तो वो ऐसा है कि अगर वो किसी छोटे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो अगर वो उनको बोल रहे हैं कि ये 10 स्टेप का सिंथेसिस है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, तुम बना के मुझे दो, तो ऐसा हो सकता है ना, वो छोटा कंपनी वो छाप दे और वो ऐसे चोरी कर ले, वो हो सकता है। तो वो तो जानते हैं, तो वो क्या करेगा, इसको एक स्टेप देगा, उसको एक स्टेप देगा, ऐसे ऐसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है छोटे छोटे। तो कुछ असेंबलिंग खुद तो कुछ दे देगा इधर मॉन्ट्रियल में, कुछ इंडिया में भेज देगा। इंडिया में बहुत सारे फार्मास्यूटिकल छोटे छोटे कंपनीज हैं, तो कुछ इंडिया में वगैरह भेज देते, और उस सारे चीज़ें ऐसे लेके फिर आपका मन है CRO अपना रखने का आगे फ्यूचर में कि नहीं? वो तो अपना खुद का शेयर हो, दैट्स ए बिजनेस, वो बहुत बड़ा नहीं है बिल्कुल भी उधर इंटरेस्ट है। आपने बोला ना क्योंकि फाइजर में जाना है, मैंने कहा पूछ लूंगी, क्योंकि एक स्टेपिंग स्टोन है, क्योंकि एग्जैक्टली वही स्टेप है। अभी तुम पहले जाओ छोटे CRO में, कुछ एक्सपीरियंस कर रखो, क्योंकि फाइजर में तुम डायरेक्टली जा नहीं सकते, दे विल आस्क यू फॉर 10 years एक्सपीरियंस, 15 years एक्सपीरियंस। तो अगर तुम छोटे CRO में तुम काम करो, देन एक्चुअली उधर जा सकते हो, बड़े तो ज़्यादा क्यूबेक में ही है, क्यूबेक में है, और भी है, लाइक जो फाइजर वगैरह ये मोस्टली यूएसए का कंपनीज है, बट उन लोगों का इधर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, कुछ है, ज़्यादातर नहीं है, बट मोस्टली जॉब्स आर इन अमेरिका, USA। अगर बड़े कंपनी में जाना है, और छोटे कंपनीज बहुत सारे क्यूबेक में है, वैंकूवर वगैरह में, हर प्रोविंस में ही कुछ ना कुछ है। जो बड़े सस्कचेन में फार्मास्यूटिकल्स का उतना कुछ नहीं है, बट ऐसे जो ही ना, जो प्रोविंस में जो मिलता है, इधर एक्चुअली यूरेनियम वगैरह जो रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज अच्छा है, इधर एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड कंपनीज वगैरह है इधर। बट स्टिल ग्रोइंग, सस्कचेन इज ग्रोइंग, तो इधर भी आ जाएगा, यहाँ पे जॉब मार्केट भी थोड़ा ओपनिंग है। तो दैट्स ऑल्सो वन ऑप्शन, हम जा सकते हैं फार्मास्यूटिकल, और या पोस्ट डॉक करके प्रोफेसर,
में जा सकते हैं। और कुछ लोग करते हैं ऐसे कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक भी चेंज करते हैं। मैं भी कुछ लोगों को ऐसे जानता हूँ जो केमिस्ट्री के किया PhD, फिर जाके MBA वगैरह कर लिए, फिर वो बिजनेस में घुस गए। कुछ लोग कोडिंग वगैरह फाइजर 2.0 दिख रहा है। एग्जैक्टली कुछ लोग कोडिंग वगैरह करके ऐसे उसमें घुस गए। होते हैं, लाइक दीज आर साइंटिस्ट राइट, दे आर टैलेंटेड, दे नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो उनको बस प्रॉब्लम्स चाहिए और रास्ता चाहिए कि इधर जाना है। तो ऐसे थोड़ा सा पे कितना का मिलता है अगर मैं बैचलर ग्रेजुएट की बात करूं यहाँ पे, तो ईयरली कितना का होता है उसको? ग्रेजुएट होने के बाद अगर जॉब जाओ तो हाँ, वो एक्चुअली थोड़ा बैचलर्स अगर तुम जा रहे हो फार्मास्यूटिकल्स वगैरह को इंडस्ट्री में, बैचलर में थोड़ा कम मिलता है। आई थिंक 30 to 40,000 ऐसा मिलेगा। बट वो फिर से अपग्रेड होता है। मास्टर्स है तो फिर यू गो टू द 50-60 स्लैब, अगर PhD है तो 70-80 स्लैब में से जाओ, तो बढ़ता रहता है। ये कनाडा की बात है सिर्फ कि यूएस? कनाडा की बोल रहा हूँ। तो यूएस में तो उसको यू कैन मल्टीप्लाई इट विद व्हाटएवर द कन्वर्सन। यूएस में थोड़ा ज़्यादा मिलता है क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज उधर है, तो यूएस में ज़्यादा मिलता है। बट एक्चुअली दिस छोटा कंपनीज आर गुड बिकॉज उसमें तुम्हारा इंडिपेंडेंट रिसर्च करने का स्कोप मिलता है। अगर बड़ा कंपनी में जाओ देन दे हैव रिटन प्रोसीड्योर, यू जस्ट फॉलो दैट वन, फॉलो करना है। बट छोटा जो कंपनीज है तो उन लोगों का खुद का भी प्रोजेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि वो बड़ा कंपनी से ही प्रोजेक्ट लेके उससे ही पैसा, उससे भी दैट्स वन ऑफ द रेवेन्यूज, उधर से वो पैसा कर रहे हैं। पर उन लोगों का खुद का भी रिसर्च होता रहता है, तो उनका भी लैब्स है उधर भी, वो अपना खुद का वो भी कोशिश कर रहे हैं बड़ा बनने की, राइट। उनको भी फाइजर बनना है एक दिन। तो अगर उन लोग ऐसे होता है कि लाइक एक यूजुअली दिस बिग कंपनीज आर दे सेल HIV, एंटी कैंसर, एंटी HIV ड्रग्स, जिस $1 billion मार्केट है, राइट। तो ये छोटे कंपनीज जो कोशिश करते हैं कहीं पे अगर कोई ऐसे पेटेंट वगैरह मिल गया, कुछ मिल गया, तो लाइक वन डे दे विल आल्सो बी $1 billion कंपनी, राइट। तो सारे ये सब दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज अ ह्यूज इंडस्ट्री, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ये, तो बहुत पैसे वाली इंडस्ट्री भी है। बट मेरे को रियलाइज हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें भी जाती हैं इसमें। हाँ, वो एक लाइक अलग, उसमें अगर डिटेल्स में जाना है तो एक अलग है, लेकिन उन लोग उनका अंदर कैसे काम होता है, कैसे छोटे सी थोड़ा आप बता सकते हो अगर आपको पता है? छोटा ऐसा है कि लाइक बहुत सारे लोग जो छोटे CRO में काम किए, जैसे 10 साल काम किए तो एक्सपीरियंस हो गया, देन दे विल गो टू दिस बिग फार्मास्यूटिकल। फिर वो लोग ऐसे फिर जो साइंटिस्ट का उतना ज़्यादा बिजनेस नहीं रहता माइंड सेट, तो उनको दे नीड पार्टनर्स फॉर लाइक CEO, को-फाउंडर जो भी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे जो छोटे CROs है, जो मैं बोल रहा हूँ मॉन्ट्रियल वगैरह में है, उनका जो CEOs है दे आर एक्चुअली फ्रॉम दिस बिग, यही के चीन से छोड़ के आए हैं, जो फाइजर, नोवाट्रिस, जॉनसन जॉनसन, उधर से जो जॉब छोड़ के वो लोग अपने खुद का टीम बनाए। तो फिर वापस आके वो लोग ऐसे CROs खोले हैं, जो छोटे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो लोग का एक्चुअली लाइक तो उन लोग का कनेक्शंस है, तो एक चीज़ है कनेक्शन। तो उधर वो लोग फाइजर में पहले गए, बड़ा कंपनी में, जॉनसन नोवाट्रिस में, उधर से कनेक्शन बनाए, फिर इकट्ठा किए लोग, फंडिंग इकट्ठा किए, कैपिटल्स वगैरह चाहिए होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट का लोग चाहिए होते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह वो तो नहीं पता कहाँ पे क्या करना है, लॉयर हायर करने हैं, वो सब चीज़ें होते हैं। तो ये सब लोग को इकट्ठा करके फिर वो अपना टीम बनाते हैं। देन फिर से वही लाइक दे हायर PhDs, हायर पोस्ट डॉक, अपना टीम बनाते हैं। तो ऐसा लेस लाइक ए चेन, तुम पहले छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, फिर वापस जाओ, अगर फिर कुछ लोग वहीं पे रह जाते हैं, लाइक दे स्पेंड देयर लाइफ वहीं पे रहना है, और कुछ लोग फिर वापस आके ये CROs वगैरह खोलते हैं। तो CROs के जो CEOs है, बहुत बड़े बड़े चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, वो सब लाइक PhDs, पोस्ट डॉक सी है, जो जहाँ उन लोगों का बहुत लाइक बड़े कंपनी से वापस आके वो करते हैं। फिर वो वापस आने का एक एडवांटेज है, लाइक देन अभी अगर मैं जाऊँ CRO में तो आई स्टिल हैव टू डू लैब वर्क, जो अभी मैं कर रहा हूँ रिसर्च, उधर जाके भी लैब वर्क ही करना पड़ेगा। बट ये जो लोग आ रहे हैं तो CROs है, CEOs है वो लोग, तो उन लोग का लैब वर्क नहीं है, वो बस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड में चले जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड में पॉलिसी मेकर्स हो जाते हैं। तो वो एक अलग शिफ्ट है कैरियर में। सो वो टाइम लगता है, बट उसमें होता है, इवेंचुअली हो जाता है। फॉर द सेम वे अगर मैं पोस्ट डॉक कर रहा हूँ तो 2 पोस्ट डॉक किए, फिर प्रोफेसर ज्वाइन किए, उसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट असिस्टेंट, फुल प्रोफेसर, ऐसे होता है। प्रोफेसर का एक है जो देखा है मैंने, लाइक प्रोफेसर्स लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लाइक अगर मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे अंडर 5, 7, 6, 10 स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, लाइक उन लोगों का 5-6 साल का लाइफ का प्राइम टाइम का मेरे ऊपर डिपेंड है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहता है, तो वो एक अब खुद के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी चाहिए होता है
कि प्रॉब्लम्स तो PhDs बेसिकली दे डील विथ प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स एक्चुअली ढूंढना पड़ेगा, स्टूडेंट को देना पड़ेगा कि ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, ये प्रॉब्लम है, इसको गाइड सॉल्व करो, करना है गाइड basically करो, अच्छी तरह से। गाइड करना है। कभी कभी रिसर्च PhD पे बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, रिएक्शंस फेल होंगे तो स्टूडेंट्स के ऊपर मेंटल प्रेशर्स वगैरह आते हैं, तो वो सारे हैंडल करना ठीक से उन लोगों का भी पर्सनल सभी आपके साथ हुआ है कभी ऐसा कुछ फेलियर्स? बहुत सारे रिएक्शंस फेल होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस फेल होते हैं, रिएक्शन सक्सेस बहुत कम ही होता है। लाइक ये इट लाइक ट्रायल एंड एरर होता है, तो उस टाइम में तुम लाइक डिप्रेशन आता ही है, इट्स वेरी कॉमन डिप्रेशन। तो उस टाइम में प्रोफेसर से कैसे करते हो ये सब डील फिर? वही प्रोफेसर उसीलिए बोल रहा था ना, प्रोफेसर इसीलिए यूनिवर्सिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। प्रोफेसर यूनिवर्सिटी भी इंपॉर्टेंट है बट प्रोफेसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम उससे जाके बात करो, डिसाइड करो कि क्या करना है, ये रिएक्शन फेल हो रहा है तो इट्स ए ट्रिकी कॉल कि एक प्रोजेक्ट लिस्ट से मैं 6-7 महीने से कर रहा हूँ तो फेल हो रहा है, तो आगे मैं उसको कंटिन्यू करूँ कि छोड़ दूँ। अगर ये हो सकता है कि मैं अगर 10 रिएक्शन और कर लूँ तो वो मिल जाता मुझे सक्सेस, बट मैं बंद कर दिया क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से नहीं हो रहा था। तो वो प्रोफेसर के साथ वो बात करके, क्योंकि उसका एक्सपर्टीज़ है ना उसमें, तो बात करने के बाद ये प्रोफेसर के साथ डिस्कस तो आप करते हो बट इन दी एंड कॉल आप ही की होती है ना कि आपको कंटिन्यू करना है कि कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो इतना पेशेंस ऐसे मतलब कैसे डिसाइड करते हो आप कि इसको कंटिन्यू करके रखूं या ना? वो थोड़ा एक रिसर्च बहुत ज़्यादा जो मुझे लगता है इस लाइक सेल्फ मोटिवेशन है। लाइक तुम्हें हर रोज़ जा रहे हो, जैसे मंडे टू फ्राइडे तुमने कुछ किए, तुम्हें रिजल्ट नहीं आया, फेल हो गया, नेक्स्ट मंडे तुम्हें जाकर वीकेंड में से ब्रेक ले लिया, नेक्स्ट मंडे जाके फिर से वही काम रिपीट करना, उस बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन चाहिए होता है। प्रोफेसर्स तो ठीक है, वो लोग ऐसे भरोसे देंगे, फंडिंग्स वगैरह पैसा है, बट वही सेल्फ मोटिवेट करना। और एक चीज़ है लाइक बहुत सारे लोग ऐसे ज्वाइन कर देते हैं कि PhD करना है, रिसर्च साइंटिस्ट बनना है, बट तुम्हें इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट में। ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों फेलियर हो रहा है, ऐसे डीप में जाके उसको एनालिसिस करो, जो भी डेटा आ रहा है उसको एनालिसिस करो, क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं बस हवा में चला जा रहा है केमिकल, तुम 2 केमिकल को मिक्स कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो बन रहा है, तो उसको एनालाइज करो कि ये अच्छा ये हो रहा है तो मैं ये चेंज कर सकता हूँ, ये पैरामीटर चेंज करके इसको फिक्स कर सकता हूँ। तो वही लाइक वो एक चैलेंज वगैरह आ जाता है जब रिएक्शंस फेल होता है, बहुत जो भी कर रहे हो फेल होता है, लाइक हाउ आई कैन इम्प्रूव इट। कोशिश करो लाइक, बट कोशिश करना कुछ देर बाद लाइक तुम्हें ऐसे डेटा एनालिसिस करने के बाद ऐसे थोड़ा रियलाइजेशन होता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, देन यू लीव इट। तो वो ऐसे रहता है लाइक यू हैव टू लव योर वर्क, नहीं तो नहीं होगा। ये प्यार करना पड़ेगा, ये आग का दरिया है डूब के जाना लिटरली यू हैव टू लव योर वर्क, नहीं तो खुद को ही गाली दोगे आके सुबह, फिर मंडे सुबह आके ये करना पड़ रहा है, ये नहीं हो रहा है, यू हैव टू ट्राई। और एक वो रहता है लाइक तुम कुछ मिक्स कर रहे हो, कुछ कर रहे हो रिएक्शन, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली हो रहा है, तुम बैठे रहे हो 1 घंटे 2 घंटे, कभी कभी ओवरनाइट रहता है, तो नेक्स्ट डे आके वो ऐसे एक्सपेक्टेशन रहता है, अच्छा एक्साइटमेंट रहता है, क्या हो रहा है, देखते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में डाल के देखते हैं, तो नहीं हो। बहुत से हिसाब से भी कभी डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं, डिसअपॉइंटमेंट बहुत आते हैं, बट वही खुद को मोटिवेट करना है और प्यार करना है। कैसे करते हो मोटिवेट खुद को? वही लाइक आज नहीं तो कल हो जाएगा, ये लाइक आई हैव स्टार्टेड इट सो आई हैव टू स्टॉप इट, लाइक फिनिश इट एटलीस्ट, राइट। तो ऐसे नहीं कि छोड़ के चला जाओ, तो 5 साल हो गया 6 साल जो भी है, तो इसको ख़त्म करना। और एक ऐसा है कि लाइक PhD के लाइक एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है जिसको तुम सॉल्व करने की कोशिश करो। इस एरिया में किसी ने कभी नहीं, दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम में किसी ने नहीं किया, तो तुम ह्यूमन काइंड का नॉलेज थोड़ा आगे ले रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं दौड़ रहा हूँ लाइक हमारा ह्यूमन, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इंटेलिजेंस, स्मॉल अमाउंट, राइट, बट वही लाइक जो ह्यूमन का जो नॉलेज का लिमिट है वो मेरे PhD की वजह से थोड़ा सा जस्ट थ्रेशोल्ड बढ़ा रहे हो आप, थोड़ा सा वैसे बढ़ा, तो वो बढ़ रहा है। इवन इफ द रिएक्शन इज फेल्ड, वो भी तो मैं लिख सकता हूँ ना कि ये रिएक्शन नहीं हुआ, तो किसी को पता चले कि 10 साल बाद ये तरीका तो नहीं चल रहा ना, कम से कम ये रास्ता इस मंजिल पे नहीं जाता है ना, आप दूसरा कोई ट्राई कर लो, इस पे मैंने अपना वक्त लगा दिया, एग्जैक्टली वही आप ना लगाएं। वो भी नॉलेज है कि 10 साल बाद अगर कोई ट्राई कर रहा है तो अगर वो ऑनलाइन सर्च करेगा तो दिखेगा कि ये रिएक्शन काम नहीं किया था, तो मेरे अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो ऐसे ही इससे ओवरऑल लाइक हम ह्यूमैनिटी का लाइक एज ए ह्यूमन रेस योर नॉलेज हैज़ टू ग्रो, राइट। तो उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट, तो ऐसे खुद को मोटिवेट करना पड़ता है और वो काम से प्यार होना चाहिए। यू हैव टू लव योर वर्क, अगर काम से प्यार नहीं है तो फिर ऐसे खुद को गाली तो लव आपने कैसे किया इसके साथ, काम के साथ? टेस्ट ट्यूब्स को कैसे आपने देखना शुरू किया कि प्यार हो गया? कैनोनिकल फ्लास्क की आपको कौन सी कर्व से पसंद आने लगी? हाँ, एक चीज़ है, मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो प्रोफेसर था, जैसे बोल रहा था IIT में बहुत अच्छे से पढ़ाते थे,
और एक लगा कि मैं बुक्स में पढ़ रहा हूँ, ये वॉट एवर केमिकल है, बेंजीन है, इथेनॉल है, जो भी है वो दिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, अभी वो आई कैन टच इट, आई कैन फील इट, तो उसको ऐड कर रहा हूँ, उसको मिक्स करने के बाद इधर लिखा कि मैं ए और बी को मिक्स करने से सी होता है, पढ़ा में, जब But रियल अभी लाइफ में किया रंग देखा और रंग स्मेल देखा, जो राइट, एग्जैक्टली वो फील आता है। तुम यूट्यूब में एक कुकिंग का वीडियो देख रहे हो, बिरयानी बना रहे हो, और उधर बना जाकर रहे हो। बिरयानी जब बना रहे हो, जो खा रहे हो, वो स्मेल आ रहा है, सो दैट वो एक अलग लेवल का मोटिवेशन है। वो जब तुम रियल लाइफ पे करो और ऐसे दिखता है कि ओके ये होता है, एक्चुअली ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, राइट, खुद को ऐसे लगता है लाइक वो मॉलिक्यूल है ना, बहुत बहुत छोटा है, लाइक जी, यू कैन देख, तो उस लेवल पे जाके यू आर लाइक ए मैकेनिक हु इज डूइंग Very precise work. वेरी प्रिसाइज वर्क ऑन दैट लेवल, तो वो मोटिवेशन आता है। और खुद का एक यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, राइट, तुम ऐसे जैसे बिरयानी तुम मिक्स कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट, एक उसके बाद अच्छा खुशबू आ रहा है, अच्छा स्मेल आ रहा है, खाने का टेस्ट आ रहा है, इसी तरह से लाइक तुम कुछ मिक्स किए, उसके बाद एक नया मॉलिक्यूल बन गया, तो ऐसा खुद का क्रिएशन जैसा लग रहा है कि नहीं, अच्छा ये सही है, दिख रहा है, डेटा आ रहा है, अच्छा अच्छा नया ऐसे मैच हो रहा है, ये इसका स्पेक्ट्रम वगैरह आ रहा है, तो खुद का क्रिएशन जो भी अच्छा लगेगा ना, लाइक जैसे आर्टिस्ट अपना क्रिएट कोई भी मूर्ति बना रहा है, उसको अच्छा लगता है, तो वही है। कल ही मैंने बिरयानी बनाई है अभी। बहुत ही, केमिस्ट्री इज आल्सो कुकिंग, सेम ही है केमिस्ट्री, वही कुकिंग है, yeah. सारे फ्लेवर्स वगैरह डालते हैं, Flavors वगैरह। सिनेमन, क्लोव्स वगैरह। यस केमिस्ट्री में एक वो कहे, वो भी है, प्रोवर्ब है कि केमिस्ट्री इज लाइक कुकिंग, जस्ट डोंट लीक द स्पून। ऐसा ही अच्छा ही है, बहुत मजा आता है, लाइक काम करने में मजा आता है जब देखते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये वाला प्रोवर्ब किसी के लिख करने के बाद ही बना होगा। स्पून किसी ने लिख किया, अरे आप मत करना। हाँ एक्चुअली था पहले, जब बहुत साल पहले, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 200-300 साल पहले, जब इतना ज़्यादा कैरेक्टराइजेशन करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं था हमारे पास, तो देयर आर, मैंने स्टोरीज पढ़े हैं जब लोग ऐसे टेस्ट करके देखते थे, कुछ नया चीज़ बनाए टेस्ट करके देखते थे, वो ऐसे ऐसे साइंटिस्ट भी थे जो बियर्ड ग्रो करते थे, फिर बियर्ड को ऐसे वो सॉल्यूशन, केमिकल सॉल्यूशन में डाल के उससे ऐसे चीज़ें निकलते कि उसके अंदर हम रहते हैं ना, अगर तुम कुछ सॉल्ट वाटर ऐसे छोड़ दो, कुछ बार पानी चला जाता है, उसका सॉल्ट का क्रिस्टल बन जाता है, तो वो ऐसे दाढ़ी उस पे सॉल्यूशन में डाल के उसके अंदर क्रिस्टल ऐसे इकट्ठा करते थे, फिर उसको सेपरेट करते थे, लाइक देयर आर लाइक साइंटिस्ट, सो मेनी है, तब उतना ज़्यादा नहीं था ना, तो लिटरली शायद किसी ने ऐसे लिख किए हैं, तो नहीं किया ही होगा जो ऐसे ये बना है प्रोवर्ब है ना। इवन वो स्टोरी है, पता नहीं आपको पता है कि वो LSD है, एक ड्रग है ना LSD करके, लाइक वो I know. जो उसका डिस्कवर, साइकेडेलिक ड्रग, एग्जैक्टली, तो उसका पीछे भी एक जो उसका डिस्कवर के पीछे एक स्टोरी मैंने पढ़ा था, लाइक जिसने बनाया था वो रात में ऐसे लैब में काम कर रहा था, और उसका वो कॉफ़ी पीता था रात को, अच्छा, तो उसके हाथ पे कहीं पे लगा हुआ था, और वो उसको गिर गया कॉफ़ी में, तो कॉफ़ी पिया, उस काम खत्म किया, जब लैब से घर आ रहा है वो बाइक से, वो उसमें डायरी में लिखा है कि लाइक दैट वाज, मैं ऐसे लग रहा था मैं उड़ रहा हूँ, हाँ मैं आई एम फ्लाइंग, आई एम नॉट लाइक बाइकिंग, ऐसे बोल रहा है। फिर उसके बाद जब उस रात को तो उसका होश उड़ गया था, पता नहीं चला क्या हुआ, फिर उसके दूसरे आज अलग की कॉफी पी है, आज अलग ही कॉफ़ी पी है, तो उसके नेक्स्ट डे आके उसको पता, उसको ऐसे दिमाग में आया कि शायद कुछ हुआ है उधर, फिर देखते हैं कैसा, ऐसा ऐसा होता है, लाइक देयर आर रियल लाइफ स्टोरीज लाइक। तो ऐसे ड्रग्स कैसे बनते हैं, ये जो लाइक साइकेडेलिक ड्रग्स होते हैं, ऐसी बाय मिस्टेक बन जाते हैं कि? नहीं ऐसे, मतलब ज़्यादातर तो जैसे आयुर्वेदिक्स वगैरह, वो लोग को तो पता भी है, मारिजुआना, कैनबिस, ये सब, लाइक उन लोगों को तो पहले पता था कि ये प्लांट है, तो उससे उसके अंदर है, उसको अगर इफ यू स्मोक इट, ईट इट, ऐसी ड्रग्स की रिसर्च होती है कहीं पे? ड्रग्स की वही जैसे बोल रहा था कि लोगों को पता है कि ये प्लांट और ये फंगस जो भी है इसमें है, लाइक इस पे इफेक्ट है, तो उससे वो पर्टिकुलर कंपाउंड निकाला, दैट केमिकल एक्चुअली दैट इज क्रिएटिंग दैट इफेक्ट, राइट, तो वो अभी लैब में हाँ रिसर्च होता है, बट बैंड भी है बहुत सारे जगह पे, मेथ वगैरह वो सब बैंड भी है। कुछ ड्रग्स का मेडिसिनल इफेक्ट भी है, जब कैनाबिस पे बहुत सारे रिसर्च होते हैं कि मेडिसिनल marijuana, तो उस पर जो एल्जाइमर्स वगैरह पेशेंट्स पे देखा गया है, जो डिमेंशिया हो जाते हैं लोग, बहुत से बूढ़े लोगों में, तो marijuana का डोजेस देने से वो उन लोगों का लाइक इफेक्ट होते हैं, अच्छे इफेक्ट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी रिसर्च होते हैं। जो मेडिसिन ड्रग्स है वो किसी न किसी नेचुरल प्रोडक्ट्स ही है, वो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स, साइकेडेलिक्स नेचुरल प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट ही कर रहा है। आई थिंक बहुत लंबी हो गई है पॉडकास्ट, तो अब जाने से पहले ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई इंडिया में या कहीं और भी कहीं पे कोई भी बच्चा देख रहा है, तो उसके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे या कुछ बताना चाहोगे इस फील्ड के बारे में, और इस पर्टिकुलर अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है?
तो फील्ड अच्छा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि स्टूडेंट जब हम बोर्ड्स देते हैं तो उसके बाद ऐसे इंडियन मेंटेलिटी है कि इंजीनियर्स डॉक्टर्स यही बनने हैं, दो ही रास्ते हैं, बाकी तो वैसे बेकार है। वैसा नहीं है, जनरल साइंस में भी बहुत सारे स्कोप्स है, तो बट थोड़ा लंबा है। यू हैव टू डू बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी बाहर करना है ऐसा भी ज़रूरत नहीं है। इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च होते हैं अब, तो अगर उस फील्ड में करो तो बट यू हैव टू बी लाइक वो लंबे रेस के घोड़े जैसे लंबे रेस के घोड़े तो वो खुद का मोटिवेशन डार्क हॉर्स वो होना वो जरूरी है। बट ऐसा नहीं है कि करने के बाद कुछ नहीं है। देयर आर जॉब्स, अच्छे अच्छे जॉब्स है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जॉब्स है, टीचिंग का जॉब्स है, इधर गेस्ट लेक्चर सीजनल लेक्चरर्स होते हैं, तुम कॉलेज में पढ़ाते हो, इधर भी होते हैं। मैंने भी आई नो पीपल हु आर लाइक एडजंक्ट फैकल्टी, वो लोग पढ़ाते हैं। सो देयर आर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। और ऐसे केमिस्ट का भी लाइक देखते हैं, लाइक इवन डोंट हैव टू बी ऑर्गेनिक केमिस्ट ऐसे फार्मास्यूटिकल्स जाने के लिए, क्योंकि वो देखते हैं तुम पीएचडी है मतलब यू कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम ऐसे ढूंढ के, राइट? तो तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है। तो कोई भी फील्ड से ऐसे पीएचडी वगैरह किए हो, रिसर्च बैकग्राउंड है, तो आरएस का जॉब होता है, रिसर्च असिस्टेंट, बहुत जगह पे बड़े बड़े लैब्स में लेते हैं आरए रिसर्च। इस यूनिवर्सिटी में ही कितने सारे आरए हैं, राइट? तो जॉब्स है, तो जॉब्स का लिए लाइक अगर तू पहले से ही सोचो कि मुझे पैसा कब बनाना है, तो वो सोच ले तो लाइक दिक्कत है। पहले तुम्हें अपना बेसिक फाउंडेशन करने हैं, जो नॉलेज गेन करो, सीनियर से पूछो कि क्या क्या करना है, और जैसे मैंने बताया बैचलर्स मास्टर्स कोशिश करो कि हायर अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में करो जब इंडिया में हो, और फिर अप्लाई करो। अभी तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है टोएफएल जीआरई के बारे में जी, और बहुत सारे इंडियंस पूरे फैले हैं अमेरिका, कनाडा, यूरोप में, तो कोई ना कोई मिल जाएगा सोशल मीडिया की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो तुम उन लोगों से बात करो, इन्फॉर्मेशन लो, जो भी है आपके वीडियोस है उनसे भी सीख सकते हो भी तो रिसोर्सेज अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग डॉक्टर्स नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फील्ड है वो, उसमें पढ़ने का, रिसर्च करने का बहुत सारे स्कोप है, अच्छे अच्छे स्कोप है, एंड जॉब्स भी है, बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स है। बट वही जब तुम ग्रो करोगे, अभी जब तुम स्कूल से निकलोगे तब तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्या, मुझे नहीं पता था कि इधर आके मैं इधर आऊँगा ना। तो जब तुम ग्रो करोगे, सीनियर्स को देखोगे, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन लोगे, तो धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा। और अच्छा है रिसर्च का स्कोप, देयर इज़ गुड स्कोप। साइंटिस्ट लाइक दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज दे आर रियली बिग। तो अगर काफ़ी पैसा भी है। बायोटेक कंपनीज है जो कोविड का वैक्सीन जो बना रहे थे, वो बायोटेक लैब्स में बनाते थे, वो ऐसे स्पेस सूट वगैरह पहन के आते हैं, वो फैंसी लैब्स है। तो जो माइक्रोबायोलॉजी से भी, जो बायोलॉजिक फील्ड से है, केमिस्ट होना भी जरूरत नहीं है, जो वो लोग का भी बहुत सारे जॉब्स है इधर। और कनाडा तो ग्रो, इट्स लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज, राइट? तो इधर बायोटेक्नोलॉजी सारे बहुत सारे इधर भी है, वो भी वैक्सीन बना रहा है, तो जॉब्स है बहुत सारे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी बस कैरियर में फोकस करना है कि इन्फॉर्मेशन गेन करना बहुत ज़रूरी है, सीनियर से ही लो, कहाँ से लो। ओके, आई थिंक दैट्स द बेस्ट एडवाइस फॉर यंगस्टर्स की भी अपनी इन्फॉर्मेशन गेन पे फोकस करो और बाकी सब चीज़ें इवेंचुअली अपने आप फॉलो अप करती रहेंगी और आपको विद टाइम पता भी चलता रहेगा कि आपको करना क्या है, राइट? जैसे कि आपके साथ भी हुआ, धीरे धीरे आपको भी पता चलता रहा। और कोई जल्दी नहीं है, ट्रस्ट द प्रोसेस। यस। तो और मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, मुझे काफ़ी पता चला एक्चुअली। इतना मेरे को कभी खैर सोचा ही नहीं, कभी पता ही नहीं था कि एक जो हम पैरासीटामॉल ले लेते हैं और बुखार हो गया, या कॉम्बीफ्लेम ले लेते हैं, एग्जैक्टली कि उसके पीछे कितना वर्क गया है। फार्मेसी तक पहुंचा है ना, फार्मेसी का जो सेल्फ पे, उससे पहले बहुत सारा वर्क गया है। और प्रोफेसर्स, और मुझे ये भी पता चला है कि प्रोफेसर्स का काम सिर्फ आपको फंडिंग देना ही नहीं होता, वो आपको मोटिवेट करते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, और कभी तो आपका पेपर भी लिख देते हैं और बहुत सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करते हैं। आपके 5-6 साल तक आपके लिए पार्टनर बन के रहते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, रेदर कि आप इंस्टीट्यूट पे फोकस करो। तो इंस्टीट्यूट भी जरूरी है, बट मोर फोकस शुड बी ऑन द प्रोफेसर। गेन करो, प्रोफेसर के लैब में जो है उससे बात करो, कैसा प्रोफेसर है, ऐसे तो पता नहीं चलता ना जो भी है प्रोफेसर। तो आसपास के लोगों से बात करो, जैसे मैंने सीनियर से बात की तो वो लोग बोले थे प्रोफेसर अच्छे हैं। ऐसा भी बहुत बार होता है कि लोग आते हैं, उसके बाद पता चलता है कि प्रोफेसर के साथ बन नहीं रहा है, तो फिर वैसे वापस जाना पड़ता है। दैट्स अनफॉर्चुनेट, बट इसीलिए ठीक से इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेसर कैसा है।
सो थैंक यू इन दी एंड। अभी हम आज की इस गुफ्तगू को यहीं पे एंड करते हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और फिर कभी आपसे फिर मुलाकात और गुफ्तगू Thank you so much, Yuvraj, for inviting me. No, It was no. nice talking to you.